सीख लेंगे, समझ लेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में, जब हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, तब हम अपना यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे। एंड ये फर्स्ट प्रोजेक्ट बस हमारे तक ही नहीं रहेगा, लाइक हमारे सिस्टम तक ही नहीं रहेगा, उससे यूजर इंटरेक्ट भी करेगा। वो लास्ट में तुम्हें एट द एंड मैं प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा कि हमने कैसे उसका वेब एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करा है। ठीक है गाइस, तुम्हें पता चल गया इस सेशन में क्या होने वाला है। आगे चलते हैं हम। और हाँ गाइज, एक और चीज़ है, अगर किसी को भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, वो जेंटली अपना हैंड रेज करेगा एंड मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। एंड जिसको अगर कोई डाउट नहीं है, वो अपना हैंड रेज नहीं करो। अच्छा, ठीक। निहाल भाई, आपको कुछ डाउट है? एनीवेज, ओके गाइज, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बढ़ रहे हैं हमारी सबसे जो बेसिक चीज़ है यहाँ पे इस सेशन में, जो कि व्हाट इज एमएल। तो किसी ने इससे पहले मशीन लर्निंग के बारे में सुना? हाँ, किसी को डाउट है आप बोल सकते हो। अर्शद? जी, मतलब मैं पाइथन अभी सीखा नहीं हूँ, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब स्टे कर सकता हूँ इधर? तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखो, जिसको अगर पाइथन नहीं आती है, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हो। थ्रू आउट द प्रोसेस तुम सब सीखोगे कि यहाँ पे कितनी पाइथन हमें नीड है, कितनी हमें मैथमेटिक्स नीड है। तुम्हें सब चीज़ का सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मशीन लर्निंग में सबसे आसान पार्ट जो होता है वो हमारा कोडिंग पार्ट होता है। इसलिए अगर तुम्हें पाइथन इतनी बहुत अच्छी नहीं भी आती है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके गाइस, एनी डाउट्स? ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे मशीन लर्निंग से। हमारा एक टॉपिक जिससे हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो इससे पहले तुम सब में से किसी ने मशीन लर्निंग के बारे में सुना है? अगर सुना है तो बस अपना हैंड रेस कर दो, लाइक मुझे पता चल जाए कि तुम फैमिलियर हो कि नहीं हो। ओके, ओके, ठीक। चलो गाइस, तो मैं बताता हूँ मशीन लर्निंग होता क्या है। तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डेटा। अब देखो, हम डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, देन उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ चीजें, ठीक है? मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई वेयर सिस्टम लर्न्स patterns from data and improve their prediction or decision automatically without being explicitly programmed from every rule. Like spam filter हमारा एक मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। हमारे रिकमेंडेटिव सिस्टम, जो कि हम नेटफ्लिक्स में मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम देखते हैं, वो भी हमारा एक मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। और ईमेल में जो हम फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं ना, वो भी हमारा मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। और मेडिकल डायग्नोसिस, लाइक हम बहुत सारे सेट ऑफ फीचर्स इनपुट्स लेके हम ये पता करते हैं कि उस पर्सन को वो डायबिटिक है कि नहीं है, ये भी हमारा एक मशीन लर्निंग का ही एग्जांपल है, ठीक है? तो गाइस देखो, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डेटा, ठीक है? हम डेटा के थ्रू पैटर्न्स एनालाइज करते हैं, मॉडल को हम सिखाते हैं कि इस डेटा में जो हमें प्रिडिक्शन करनी है, उसके थ्रू आउट हम फीचर्स सिलेक्शन कैसे करते हैं, एंड देन हम अपने प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, ठीक है? अब मैं तुम्हें मशीन लर्निंग से और ज़्यादा मशीन लर्निंग के डिटेल में बताने से पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मशीन लर्निंग जो है वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट कैसे है, ठीक है? देखो, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक सेट ऑफ रूल्स लिखते हैं कि लाइक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इनपुट फीचर देते हैं, इनपुट देते हैं कि हमें ये इनपुट है हमारा, और हम रूल डिफाइन करते हैं, ठीक है? एंड हम आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? ये चीज़ होता है हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में करते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें हम एज अ इनपुट भी देते हैं, आउटपुट भी देते हैं, एंड हम बोलते हैं मॉडल को कि भाई तू खुद रूल सीख के आ, ठीक है? मशीन लर्निंग ये है। तो तुम्हें पता चलेगा मशीन लर्निंग एंड ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद हम मशीन लर्निंग को और अच्छे से समझते हैं। लाइक मशीन लर्निंग में हम बोल रही है डेटा पैटर्न, ये आखिरकार चीजें है क्या। इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, हमारा फीचर एंड लेबल्स, ठीक है? गाइस, ये स्लाइड दिख रही है तुम सबको, ठीक है? देखो, मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डेटा, हम डेटा पे काम करते हैं। तो तुम ये सारी चीज देख रहे हो, ये हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास एक वेदर डेटा है, जिसमें हमारे पास लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवरेज, विंड डायरेक्शन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एंड देन हमारे पास रेनफॉल है। तो ये जो देख रहे हो फीचर, तो देख रहे हो तुम, ये सारे डेट, ये सारे हमारे फीचर है। एंड ये जो हमारा रेनफॉल है, ये हमारा लेबल है। इन द सेंस कि मशीन लर्निंग के पास ये, हम मॉडल को अपना डेटा देते हैं, और मशीन लर्निंग इस पैटर्न से एनालाइज करता है कि यार, अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, क्लाउड कवरेज कम है, विंड की डायरेक्शन नॉर्थ है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, तो इन सारे कंडीशंस में मुझे ये पता चल रहा है कि आज तो बारिश होगी, बारिश होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ये मशीन लर्निंग
प्रिडिक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फीचर्स, ठीक है। ये समझ में आया किसी सबको एक्चुअली मशीन लर्निंग होता क्या है, मशीन लर्निंग में हम करते क्या है? एनी डाउट, किसी को डाउट है इस चीज़ में? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो, हम मशीन लर्निंग आगे आगे चलने से पहले मशीन लर्निंग के टाइप से पहले हम जान लेते हैं कि हमने ये बहुत सारा सुना है ना, एआई, मशीन लर्निंग, किसी ने डीप लर्निंग के बारे में सुना होगा। आखिर ये चीज़ें हैं क्या, ये साथ में अगर है तो कैसे है, ये भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, एआई का मतलब क्या होता है? एआई का मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी मशीन जो कि थिंक कर सके, जो कि सोच सके, ठीक है। तो जैसे हमारे जो चैट जीपीटी है वो एआई है, बॉट है। जैसे टेस्ला के कार्स है वो एआई है, वो सोच सकता है, वो थिंक कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। एंड देन जो एआई का एक सबसेट है, एआई के अंदर जो चीज आती है वो मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग हमने सीखा कि मशीन लर्निंग पे हम डेटा लेते हैं, डेटा के से हम पैटर्न एनालाइज करते हैं और उस पैटर्न की हेल्प से हम अपना प्रिडिक्शन करते हैं। एंड हमारे पास देन आता है हमारी डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में देखो हम क्या करते हैं, डीप लर्निंग इस हम डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स से आया है। और डीप लर्निंग में एक चीज होती है, वो न्यूरल नेटवर्क होता है। यानी कि डीप लर्निंग में बहुत एक जाइंट सा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम अपना इनपुट देते हैं और वो सारे न्यूरॉन्स, सारे न्यूरल नेटवर्क्स के सारे इनपुट अपने साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड आउटपुट तक लेके जाते हैं। खैर, ये डीप लर्निंग आगे की चीज़ है, तुम बस समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमने समझ लिया एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड उसके ऑल अराउंड चीज़ें कैसे घूमती है। अब हम अपने टॉपिक पे वापस से आते हैं कि हमारे मशीन लर्निंग के टाइप्स कैसे होते हैं। हमने समझ लिया मशीन लर्निंग क्या होता है, लेकिन मशीन लर्निंग में टाइप्स कितने होते हैं? देखो, मेजरली हमारे पास 3 टाइप की मशीन लर्निंग होती है। एक हमारे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग होता है, एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होता है, एक रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग होता है, ठीक है। अब देखो, हम सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है ना, कि जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था यहाँ पे, ये वाली चीज कि हमारे पास फीचर्स होता है और लेबल होता है। तो लेबल होता ही होता है किसी भी डेटा में, हमारे पास फीचर के साथ साथ लेबल होगा। इसका मतलब क्या है, वो कैसा प्रॉब्लम है, एक सुपरवाइज लर्निंग का प्रॉब्लम है। और रियल वर्ल्ड केस में हमारे पास 99% केसेस में सुपरवाइज लर्निंग का प्रॉब्लम होता है। एंड सुपरवाइज लर्निंग का हेल्प करके ये मशीन लर्निंग में प्रिडिक्शन लाते हैं, क्योंकि हमें मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए पूरा डेटा चाहिए। हमें बस फीचर नहीं चाहिए, हमें फीचर के साथ साथ लेबल चाहिए, ठीक है। आगे तुम्हें पता चल गया सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है, कि हमारे लेबल डेटा हो, डेटा में हमारे पास फीचर भी हो और हमें जो आउटपुट चाहिए हमारे पास वो भी हो। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग जहाँ पे ये होता है कि ये चीज जो तुमने देखा है डेटा सेट, इसमें बस ये हो, ये फीचर्स हो, तुम्हारा लेबल नहीं होगा। अनसुपरवाइज लर्निंग में तुम्हारा लेबल नहीं होगा, तुम्हारा बस फीचर्स होगा। अब तुम सोच रहे होगे, यार हमने तो सीखा कि मशीन लर्निंग जो है वो फीचर एंड लेबल दोनों पूरा डेटा के साथ वो प्रिडिक्शन करता है। एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल ही नहीं है, तो हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग में हम एज सच कोई प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, उसमें हम पैटर्न्स, हिडन पैटर्न्स डेटा के एनालाइज करते हैं। लाइक अगर मैं तुम्हें बहुत एक अच्छा एग्जांपल दूं अनसुपरवाइज लर्निंग का, मान लो तुम्हारे पास एक बकेट है और बकेट में तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या करता है, उन सेम जो स्पीसीज है उसका क्लस्टर बनाता है। यानी कि जो एप्पल्स होंगे, जो एप्पल्स अगर सेम एप्पल्स होंगे तो क्या करेगा वो, 5 एप्पल है तो 5 एप्पल को अलग कर देगा वो सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, क्लस्टर बना देगा उनका। बनानास होंगे तो बनानास को अलग कर देगा, ग्रेप्स होंगे तो ग्रेप्स को अलग कर देगा, सारा सबके क्लस्टर्स बना के उनको अलग कर देगा, उनको डिस्टिंग्विश कर देगा। एंड वो जो क्लस्टर्स हमारे पास होंगे ना, तब हमें पता चलेगा अच्छा ये हमारा पूरा डेटा सेट है। एंड इस डेटा सेट में हमारे पास एक पोर्शन, एक मेजर पोर्शन एप्पल्स है, एंड एक मेजर पोर्शन बनाना है, एंड एक मेजर पोर्शन ग्रेप्स है। ये करता है अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। एंड देन एक बहुत फैंसी टर्म आता है मशीन लर्निंग में, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मशीन लर्निंग का टाइप है। देखो, एज सच अभी हम जैसे सीखते जाएंगे, हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग इतना ज़्यादा यूज केस में नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए। देखो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, आई थिंक तुम सब उससे फैमिलियर हो गए। एक चेस का गेम, ठीक है। चेस के गेम में क्या होता है, हमारे पास सारे चेस बोर्ड्स पे सारी चीजें होती है। एंड हम, अगर तुमने कभी चेस का गेम किसी बॉट के साथ खेला है, किसी फोन में अपना जो चेस का बॉट के साथ खेला है, तो वो बॉट जो है वो कोई और नहीं, हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम ये करते हैं कि हम हर मूव के बाद अपने एआई एजेंट को रिवॉर्ड देते हैं और पनिशमेंट देते हैं। यानी कि अगर हमारा चेस का बॉट है, वो चेस में कुछ अच्छा मूव कर रहा है, तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे, यानी कि हम उसको प्लस पॉइंट देंगे, ताकि वो जो पैटर्न सोच रहा है उस पैटर्न के अराउंड ही वो आगे के अपने मूव सोचे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये होता है। एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग में ये भी होता है कि जैसे मैंने बोला पनिशमेंट, तो मान लो जो चैट
चेस का जो बॉट है, अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो हम उसको पनिशमेंट करेंगे, उस जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उस पर हम उसको नेगेटिव पॉइंट्स देंगे ताकि वो उस पैटर्न ऑफ थिंकिंग को आगे बार बार ना सोचे। ऐसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में विद इन द प्रोसेस तुम्हारा मॉडल और ज़्यादा मॉडिफाई होता जाता है। ठीक है गाइज, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? ओके कूल। किसी को डाउट है? हाँ हाँ हाँ, मैं, आप पूछ सकते हो जिसको डाउट है, प्लीज पूछो। माहिरा, आपको डाउट है आप पूछ लो। ओके गाइज, मुझे लग रहा है किसी को डाउट नहीं है, यहाँ पे हम आगे चलते हैं। ठीक, चलो। अब हाँ, एक और चीज़ जिसके लिए तुम सब यहाँ पे आए हो, देखो, हम जो शुरुआत में जो मशीन लर्निंग स्टार्ट करते हैं ना, ये तुम देख रहे हो, ये वाला मीम काफ़ी रिलेटेबल होने वाला है। कि शुरुआत में ना हमें कुछ स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो पता नहीं होता है कि लाइक मशीन लर्निंग को टैकल कैसे करना है। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, हमें किसी को थ्योरी समझना नहीं पसंद है। और यूट्यूब पे तुम जाओगे ना, इतने भर भर के लेक्चर है ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा यार, कि मैं मशीन लर्निंग के बारे में समझो कि इनकी बातें बस सुनते जाओ, ठीक है। तो इसलिए तुम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे जंप कर जाते हो, वो जो कि बहुत गलत है, क्योंकि तुम्हें अगर बेस नॉलेज नहीं होगा ना, जो कि इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं, उसके बाद तुम मशीन लर्निंग में जाके कुछ नहीं करोगे, तो तुम करोगे 2 महीने 3 महीने, एंड तुम वापस से बोलोगे भाई मुझसे तो नहीं हो रहा, मशीन लर्निंग तो बहुत टफ है। मशीन लर्निंग टफ नहीं है। और ये अगर तुम्हें कोई बोल रहा है ना मशीन लर्निंग टफ है, तुम उसको देखो, उसको आता भी है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग टफ नहीं है, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डेटा। तो तुम्हें जैसा डेटा मिल रहा है वो तुम्हारा टफ है, एंड दो तुम्हारे कंस्ट्रेंट है उस जिस पे तुम्हें काम करना है वो तुम्हारा टफ है, मशीन लर्निंग तुम्हारा टफ नहीं है। और मैं तुम्हें आगे बताता हूँ और, ठीक है। तो देखो, इस प्रॉब्लम को जो है, ये प्रॉब्लम जो है हम जो फेस करते हैं, इतने कॉन्सेप्चुअल ब्रेक डाउन प्रॉब्लम, इसको हम टैकल आउट कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक लेयर वाइज लर्निंग अप्रोच है। लेयर वाइज लर्निंग अप्रोच है जो कि हमारा जो लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। और मैं अगर कहूँ तो लेयर 0 से काफी ज्यादा फैमिलियर हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें मशीन लर्निंग के बारे में पता है मशीन लर्निंग क्या होती है, तुम्हें एआई मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के बारे में पता है, तुम्हें मशीन लर्निंग के टाइप्स भी पता है। तो अब तुम फैमिलियर हो कि मशीन लर्निंग क्या होती है, कैसे काम करता है। लेकिन रियल वर्ल्ड केसेस में मशीन लर्निंग जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। लेकिन जो यूज केसेस जो मैंने बताया जिससे स्टार्ट करते हैं हम, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वो उस तरह ही पैटर्न वे में ऑर्गेनाइज है। एक और चीज जो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे जो रियल वर्ल्ड में जो 99% केसेस जो मशीन लर्निंग के जो होंगे, जो कि आप प्रॉब्लम टैकल करोगे, वो आपके सुपरवाइज लर्निंग पे बेस्ड होंगे। ओके गाइस, देन हमारा जो इस लर्निंग जो मशीन लर्निंग जो होता है, इसमें हमारा लेयर 1 आता है। लेयर 1 में क्या होता है, हम जो मशीन लर्निंग स्टार्ट करने का जो तरीका है, हमें सबसे पहले जब मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग हो गई, देन हम क्या करते हैं, हम मशीन लर्निंग के जो पाइथन डेटा स्टैक्स होते हैं, यानी कि जो उनको हम लाइब्रेरी बोलते हैं, यानी कि देखो मशीन लर्निंग अगर हमें करना है तो हमें डेटा के बारे में अच्छे से जानना होगा। और डेटा के बारे में हम, सॉरी गाइस, डेटा के बारे में हम जानेंगे कैसे, हम डेटा के बारे में जानेंगे डेटा को एनालाइज करके। और ये पाइथन डेटा स्टैक्स जो होते हैं जिनको हम प्रोजेक्ट में रन होते हुए देखेंगे, एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे, वो जो होते हैं हमारे, हमें डेटा के बारे में अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। एंड देन हमारा जो लेयर सेकंड पे आता है, हमारी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। लाइक कि अगर हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छा हो, स्टैटिक्स में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड अभी तुम टेंशन मत लो, तुम अभी ये सोचोगे कि भैया मेरी तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्या मैं सेशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ? डेफिनेटली तुम कर सकते हो, क्योंकि जहाँ जहाँ नीड होगी, जो चीज़ मुझे तुम्हें बतानी होगी, समझानी होगी, मैं हर एक चीज़ को कवर करूंगा, मैं एक चीज़ को भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो देन हमारे पास थर्ड लेयर जो आता है, उसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि थर्ड लेयर में हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं। हमारे जो एमएल के कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं और एमएल के मॉडल होते हैं, हम उस पर काम करते हैं। लाइक कि हमारे बिहाइंड एमएल हम चीज़ें कर कैसे रहे हैं। हमने ये तो बोला कि मॉडल फीचर से पैटर्न एनालाइज कर रहा है, सीख रहा है, लेकिन कैसे एनालाइज कर रहा है, और अगर वो फीचर से मॉडल अपने डेटा से फीचर एनालाइज कर रहा है, तो उसको मॉडल को कैसे देख रहे हैं, मॉडल ट्रेन कैसे हो रहा है, ये चीज़ें हो कैसे रही है, ये चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी ना। और हम जब प्रोजेक्ट करेंगे ना, गाइस, तुम्हारे मिथ्स इतने ब्रेक होने वाले हैं ना। तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि मॉडल ट्रेन करना कितना टफ काम होगा? किसको लगता है कि मॉडल ट्रेन करना बहुत टफ है, मॉडल मतलब मशीन लर्निंग का मॉडल तो बहुत टफ है? ऐसा किसको लगता है? हैंड रेस कर लो।
बाकियों को नहीं लगता हुआ यार। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी लोगों को लगता है मॉडल ट्रेन होना टफ है। आ जाओ गाइस, तुम्हारा मिथ्स ब्रेक होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, तुम्हें लास्ट तक बस तुम रहना, एंड तुम बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। एंड देन जब हम ये सारी चीजें सीख लेते हैं, एमएल के कोर कॉन्सेप्ट्स और उसके मॉडल्स के बारे में, देन हम अपने एमएल प्रोजेक्ट्स पे टैकल करते हैं, ठीक है। इतनी सारी अगर हमें लर्निंग होगी ना, हमारा लेयर 0 कंप्लीट होगा, लेयर 1 कंप्लीट होगा, लेयर 2 कंप्लीट होगा, लेयर 3 कंप्लीट होगा, तब तो हम कोई भी प्रोजेक्ट टैकल कर सकते हैं, कोई सा भी प्रोजेक्ट टैकल कर सकते हैं। ओके, हाँ हाँ आदिल, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। वेल ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमने देख लिया लेयर वाइज अप्रोच। अब हम देखते हैं मेन जो ये लेयर वाइज अप्रोच है, ऐसे तो मैं तुम्हें बता दिया ना मैंने, इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा, ये इस सेशन का सबसे मेन चीज़ है। इसको अगर तुमने अच्छे से समझ लिया ना, सुन लिया ना ध्यान से, तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। तुम एक एक्चुअली मशीन लर्निंग में जो प्रॉब्लम टैकल जैसे करते हैं ना जो लोग, तुम उसके बारे में सीखोगे। एंड जो मेजर पार्ट ऑफ क्राउड जो है ना, वो सोचती है एक छोटा से, एक छोटी डायरेक्शन में सोचती है, बहुत बहुत मतलब विद इन द बॉक्स सोचती है, वो बॉक्स के बाहर कभी सोच ही नहीं पाती है। तो तुम अब सोचने लगोगे, समझने लगोगे एक्चुअली हमें मशीन लर्निंग में हम करते क्या है, और कितनी मशीन लर्निंग हमें करनी चाहिए, वो हमारा पार्ट है, ठीक है। तुम ये भी सीख जाओगे। आओ चले चलते हैं। सबसे पहले एमएल डिप्लॉयमेंट साइकिल में हमारे पास आता है फ्रेम द प्रॉब्लम। लाइक हम अपने प्रॉब्लम को समझते कैसे हैं, स्ट्रक्चर्ड कैसे करते हैं। लाइक हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। लाइक हम देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम में चीज़ें क्या है, हमें इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कौन सा डेटा सेट चाहिए, हमें इस प्रॉब्लम में आखिरकार आउटपुट क्या देना है, हमें प्रिडिक्ट क्या करना है, ठीक है। एंड देन हम ये सोचते हैं कि अच्छा हमने ये मॉडल, प्रॉब्लम है, मॉडल बना लिया, फिर हम उसको अपनी वेबसाइट पे भी तो लॉन्च करेंगे। हम वेबसाइट पे लॉन्च करने के लिए हम अपने मॉडल को तो बहुत बड़ा मॉडल नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा हम लाइंस ऑफ कोड नहीं लिख सकते, उसके पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो हम ऐसा प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं, हम अपना गोल पहले डिसाइड करते हैं कि एट द एंड हमें अचीव क्या करना है। तो तुमने ये स्टेप कर लिया, एंड देन तुम सेकंड स्टेप पे आते हो डेटा गैदरेशन में। तुम्हें पता है मैंने जैसे बोला कि मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डेटा। तो ऐसा नहीं है कि हमें हर प्रॉब्लम को सॉल्व जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें बना बनाया डेटा सेट मिलेगा, बिल्कुल नहीं होता है। एंड एट इनिशियली जो बच्चे जो है मशीन लर्निंग में आते हैं, वो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उनको बिल्कुल बना बनाया डेटा मिलता है, इसलिए वो इसके बारे में कभी सोच नहीं पाते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, शुरुआत में तो हम बने बनाए डेटा पे काम करेंगे, लेकिन बाद में जब हम हमें थोड़ा टाइम हो जाएगा मशीन लर्निंग में, तब हम इस चीज़ के बारे में सीखेंगे आखिर हमें खुद का डेटा लाएंगे कहाँ से। तो खुद का डेटा लाने के लिए हमारे पास दो सबसे बड़े रिसोर्सेज है, एक हमारा वेब स्क्रैपिंग है और एक एपीआई है। देखो इस सब चीज़ों में अभी इतना अपना दिमाग पे जोर मत डालना कि भैया वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, ये एपीआई क्या होती है, थोड़ा सा छोटा सा बता रहा हूँ। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है कि जैसे हम एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट को हम रीड करते हैं, वेबसाइट को रीड करने के बाद हम देखते हैं कि उसके सारे जो वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो कैसे अरेंज्ड है, और उस अरेंज कंटेंट का यूज करके हम पाइथन से उसको वेब को, उस वेब के डेटा को स्क्रैप करते हैं अपने सिस्टम पे। और एपीआई का हम क्या करते हैं, एपीआई से क्या करते हैं, एपीआई जो होती है ना वो वेब स्क्रैपिंग को और आसान बना देती है, क्योंकि जो वेब का जो डेटा होता है किसी वेबसाइट का, वो उनकी एपीआई में सेव होता है। तो हम क्या करते हैं, उनकी एपीआई पे एक रिक्वेस्ट डालते हैं, और उस रिक्वेस्ट जो होती है वो रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्ड करता है हमें एपीआई अपना डेटा, ठीक है। ऐसे हम डेटा गैदर करते हैं। हमने पहले प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम के रिस्पॉन्ड हमें जो डेटा चाहिए था हमने उसको भी गैदर कर लिया। अब गाइस तुम्हें पता है, हम जब हमेशा डेटा जो गैदर करेंगे ना, वो हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी डेटा ला रहे हैं हमारे पास सब अच्छा ही डेटा हो। ऐसा नहीं हो सकता ना। हमारे डेटा में तो बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज भी हो सकते हैं, बहुत सारे आउटलेयर्स भी हो सकते हैं। हमें डेटा को इनकोडिंग भी करना पड़ेगा, स्केलिंग भी करना पड़ेगा। अब आई नो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया ये आउटलेयर्स आउटलायर्स क्या होते हैं, इनकोडिंग स्केलिंग ये सब क्या बता रहे हो। देखो, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज और स्केलिंग ये हम प्रोजेक्ट में सीखेंगे, और मैं तुम्हें आउटलायर्स और इनकोडिंग के बारे में बता देता हूँ वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आउटलायर्स के बारे में बता रहा हूँ। देखो जैसे हमारा जो डेटा है, मान लो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये हमारे डेटा पॉइंट्स है। ये हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मिला के हमने डेटा ड्रॉ किया, ये हमारा अच्छा सा डेटा बन रहा है। लेकिन ये देख रहे हो, ये सब कुछ कुछ चीजें ये हमारे डेटा के बाहर आ रहे हैं, ये सब पॉइंट्स, ये हमारे लिए आउटलायर है, ये हमारे प्रिडिक्शन को खराब करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग में इन आउटलायर्स को हटाते हैं, ठीक है। एंड फिर मैंने एक दूसरी चीज बताई थी आउटलायर्स के बाद, जो कि था
इनकोडिंग। अब मैं इनकोडिंग के बारे में भी तुम्हें फटाक से बता देता हूँ, इनकोडिंग होता क्या है। ये देखो यहाँ पे लेबल इनकोडिंग होता है। लेबल इनकोडिंग ये होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, मशीन लर्निंग जो है हमारा, उसमें हम कोई भी टेक्सचुअल डेटा नहीं दे सकते, हम मॉडल को हमेशा न्यूमेरिकल डेटा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो साइज है, साइज में लार्ज, एल, मीडियम, स्मॉल, एक्सेल, ठीक है। तो इसको हम लेवल इनकोड करते हैं। हम लार्ज ना मॉडल को देके मॉडल को बोलते हैं लार्ज की जगह पे तुम 0 समझो, मीडियम की जगह पे तुम 1 समझो, स्मॉल की जगह पे तुम 2 समझो, एंड एक्सेल की जगह पे तुम 3 समझो। एंड मीडियम का हमने 1 दिया, 1 दिया। ऐसे ही ब्लू ग्रीन रेड, और ग्रीन रेड है तो उसको भी हमने 0 1 2 करके लेबल इनकोड कर दिया। यानी कि हम मशीन लर्निंग को टेक्सचुअल डेटा ना देके उसके करस्पॉन्डिंग हम जो लेबल डिसाइड कर रहे हैं, हम उसको वो लेबल दें, एंड वो लेबल भी सेम सेम चीज सिग्निफाई कर रहा है जो हमारा टेक्सचुअल डेटा सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है गाइस। और अभी मुझे बताओ, इतनी सारी चीजें समझ में तो आ गई ना? किसी को कहीं डाउट है तो पूछो, बिल्कुल तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होंगे। ओके, अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ मैं, किसी को डाउट नहीं आ रहा? बढ़िया। तो गाइज अब हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कि हमने अपना प्रॉब्लम को समझ लिया, हमें हमारे प्रॉब्लम के करस्पॉन्ड हमें जो डेटा चाहिए था हमने वो भी ढूंढ लिया, एंड हमने अपने डेटा को प्री प्रोसेस भी कर लिया। हमने अपने डेटा में सारे से मिसिंग वैल्यूज हटा ली, आउटलायर्स तुमने देख लिया क्या होता है उसको हटा लिया, इनकोडिंग कर लिया, हमारे अब मॉडल में सारे टेक्सचुअल डेटा नहीं है, बस न्यूमेरिकल डेटा है। और स्केलिंग हम समझेंगे, और मिसिंग वैल्यूज हम कैसे हैंडल करते हैं वो भी हम प्रोजेक्ट के थ्रू समझेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा क्लीन हो गया, हमारा डेटा प्री प्रोसेस हो गया, क्लीन हो गया, अब उस डेटा पे हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं कि लाइक हम उस डेटा को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये डेटा हमें बता क्या रहा है, इस डेटा का सिग्निफाई क्या है, इस डेटा में हम मॉडल, हम अब देखते हैं कि इस डेटा में फीचर्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लो कि जैसे हमें एक डायबिटीज प्रिडिक्शन करनी है, तो डायबिटीज प्रिडिक्शन के लिए हमें तो इनपुट में चाहिए ना कि किसी इंसान का एज चाहिए, उसका जेंडर चाहिए, एंड हमें चाहिए कि उस इंसान का बीपी कितना है, ब्लड शुगर हाई है कि लो है, एंड हमें चाहिए उसका हाइट चाहिए, वेट चाहिए, ये सब चाहिए, एंड हम उसको लास्ट में बताएंगे कि ये पर्सन डायबिटिक है कि नहीं है। अब मान लो हम ये अपने डेटा में एनालाइज करके हम ये पता लगा रहे हैं कि अच्छा इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसको बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि यार इसको डायबिटिक हो। तो जो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस चीज़ में। एंड हम एक और चीज़ पता लगा रहे हैं यार, जो इसका एज है ना, ये एज एज हमें पता चले या ना पता चले, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसके डायबिटिक होने या ना होने का। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यार जो ब्लड प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो बहुत हमारे लिए अच्छा फीचर है, इसको तो हमें मॉडल को जरूर देना चाहिए। और जो हमारा एज है ना उसको हम ड्रॉप आउट भी कर देंगे ना, हम हटा भी देंगे ना फीचर, तो इतना हमारे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करा, हमने अपने डेटा को देखा, पढ़ा, सीखा, ये डेटा में आखिरकार चल क्या रहा है। एंड देन उसके बाद जो होता है ना फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन, कि हमने जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज जो हमने डेटा देखा कि उसमें हमने देखा कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो हमें पता चल रहा है कि पर्सन डायबिटिक है कि नहीं है। एक ब्लड प्रेशर जो है बहुत अच्छा फीचर है, तो हमने उसको फीचर सिलेक्शन करा। एंड जो फीचर सिलेक्शन में जो ना हम एक और चीज करते हैं, जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि हमारे पास वेट और हाइट है, तो वेट और हाइट से हम एक और दो फीचर ना रख के एक फीचर हम बना सकते हैं बीएमआई। बीएमआई इज ऑल अबाउट वेट एंड हाइट। बीएमआई कैसे कैलकुलेट होती है आई थिंक तुम सबको पता होगा। बीएमआई जो होता है वेट और हाइट की हेल्प से जो होता है हमारी बीएमआई कैलकुलेट होती है। तो हम मॉडल को दो दो फीचर ना देके एक सिंगल फीचर दे दे बीएमआई, जो कि वेट और हाइट से कैलकुलेट होता है, और जो बीएमआई जो होगा वो एकदम सेम कंट्रीब्यूट करेगा प्रिडिक्शन में जितना वेट और हाइट कंट्रीब्यूट कर रहा था प्रिडिक्शन में। ठीक है गाइस। एंड देन हमने अभी तक देखो कोई मॉडल टच नहीं करा, बिल्कुल मॉडल पे नहीं आए, हम अपने डेटा पे ही यहाँ तक काम कर रहे थे। एंड यहाँ तक जो फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन है, यहाँ तक हमारे पास एकदम डेटा हमारा अच्छा आ चुका है। हमें अपने डेटा, कौन है इसको किक कर दो, इसको, जो भी है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तुम सबको यहाँ तक समझ में आया? वापस से रिपीट तो नहीं करना कुछ? दूसरे रूम में जाना पड़ेगा फ्रेंड। ओके 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 ओके, चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन पे आ गए थे, तो हमने ये देखा कि हमारा जो फीचर कौन सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हम डेटा में रखेंगे, और जो फीचर हमारा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है हम उसको डेटा से निकाल देंगे। ठीक है। और जैसे हमने एक और चीज़ देखा कि हम फीचर सिलेक्शन कैसे करते हैं, कि हमने देखा कि हमारे पास दो फीचर थे, वेट और हाइट
था, तो उन दोनों फीचर को हम मिला के एक बीएमआई फीचर बना सकते हैं। तो हम रैदर देन दो फीचर को यूज करके हम सिंगल फीचर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देन हमने अभी तक मॉडल को बिल्ड टू टेस्ट नहीं करा है, हमने ये पूरा जो फीचर इंजीनियरिंग और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और डेटा प्री प्रोसेस है ना, ये पाइथन डेटा स्टैक्स जो कि मैंने बताया था लाइब्रेरीज जो हम डेटा समझते हैं, उसका यूज करके हमने ये करा है। एंड अगर तुमने मेरी जो अभी मैं बता रहा हूँ वो तुमने समझ लिया, उसको विश्वास कर लिया कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो अभी जो हम जो प्रोजेक्ट करेंगे उसमें तुम्हें सारी चीजें एकदम विजुअलाइज होते हुए दिखेगी, ठीक है। तो तुम्हें डबल रियलिटी चेक मिल जाएगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ एंड चीजें ऐसे होती है। देन उसके बाद आते हैं मॉडल ट्रेनिंग एंड मॉडल इवेल्युएशन। अब देखो मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग, मॉडल मॉडल मॉडल, हमने अपना डेटा बहुत अच्छा कर लिया, हमने अपने डेटा को पूरा क्लीन कर लिया, अब हम उस डेटा को अपने मॉडल को देते हैं। एंड मॉडल को जो डेटा देते हैं उसको उस डेटा के थ्रू हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। अभी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट तुम बहुत अच्छे से समझोगे एक चीज, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, कि मॉडल को हम कैसे ट्रेन करते हैं, कितना डेटा देते हैं, कितना डेटा हम खुद के पास रखते हैं, ये सारी चीजें तुम बहुत अच्छे से आगे समझने वाले हो, ठीक है। और इस चीज में गाइस देखो मैं एक चीज तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ, इस चीज में जो हम एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, और एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए एज अ बिगिनर बस हम एक्यूरेसी को अपना बहुत अच्छा मानते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमें तो एकदम 90% एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन हमारे लिए एज सच एज अ एमएल इंजीनियर हमारे लिए एक्यूरेसी सब कुछ मैटर नहीं करती। एंड मैं सच बताऊं तो हमारे लिए ये भी नहीं है कि हमारी बस एक्यूरेसी हाई होगी तो हमारा मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और मैं इसको तुम्हें विजुअलाइजेशन से दिखाता हूँ आखिरकार कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है, ये दिखता है कैसा है, ठीक है। तो ये होता है देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, बिहाइंड द सीन ये ऐसा होता है। अब मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम जो मॉडल में प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि हमारा मॉडल हमेशा हर प्रिडिक्शन को सही करे, ठीक है। हम दो तरह से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक तो हम बताएंगे ये जो मॉडल जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो सही है, जिसको हम एक्चुअल पॉजिटिव कहेंगे, और फिर हमारा अगर मॉडल कुछ गलत कर रहा है तो वो क्या है, वो एक्चुअल निगेटिव है, ठीक है। मतलब प्रिडिक्टिव है, एक्चुअल जो हमारा मॉडल कोई प्रिडिक्ट कर रहा है तो वो प्रिडिक्टिव पॉजिटिव है, अगर हमारा मॉडल कोई गलत कर रहा है, गलत प्रिडिक्शन कर रहा है तो वो प्रिडिक्टिव नेगेटिव है। और हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा एक्चुअल प्रिडिक्टिव क्या था, पॉजिटिव क्या था, और एक्चुअल नेगेटिव क्या था। अब क्या होता है, मान लो हमारा जो था डेटा में जो एक्चुअल वैल्यू जो थी 1 थी, उसको प्रिडिक्शन करना था ये पर्सन डायबिटिक है, और उसने प्रिडिक्ट करा कि मॉडल ने प्रिडिक्ट करा कि ये पर्सन डायबिटिक है, मॉडल ने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करा तो वो ट्रू प्रिडिक्शन हो गया। और मान लो कोई पर्सन डायबिटिक नहीं था तो वो एक्चुअल नेगेटिव था, और मॉडल ने प्रिडिक्ट करा यहाँ पे कि वो पर्सन डायबिटिक नहीं है, तो ये हो गया हमारा ट्रू नेगेटिव। अब हमारे पास ये आता है फॉल्स पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि मान लो वो चीज जो थी, जो पर्सन वो डायबिटिक नहीं था, लेकिन मॉडल क्या बता रहा है वो पर्सन तो डायबिटिक है, इसको हम कहते हैं अपना टाइप 1 एरर। एंड तुम बताओ अगर हम एक्यूरेसी को ही बस मद्देनजर रख के हम बोलेंगे कि ये और ये ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ही हमारा अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो हमारे जो फॉल्स पॉजिटिव्स हैं यही ज्यादा हो रहे हैं तो ये कितना हमारी गलत होगा। क्योंकि अगर हम डायबिटीज प्रिडिक्शन में अगर हम अपने जो टाइप 1 एरर है, यानी कि कोई कोई पर्सन डायबिटिक नहीं है और हम उसको फिर भी बोल रहे हैं कि वो पर्सन डायबिटिक है, ये तो गलत है। एंड मान लो इससे भी गलत केस, इससे भी गलत केस क्या होता है कि एक्चुअली जो था वो पर्सन डायबिटिक था, लेकिन हमारा जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो पर्सन डायबिटिक नहीं है, ये फॉल्स नेगेटिव होता है, और इसको टाइप 2 एरर कहते हैं। ये एरर हमारे मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलूं, बहुत ज्यादा रिस्क है इसके लिए। क्योंकि मान लो कोई पर्सन डायबिटिक है, अगर हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है वो पर्सन डायबिटिक नहीं है, तो वो उस तरह से प्रिकॉशंस रख ही नहीं पाएगा, उसको लगे कि मैं तो डायबिटिक नहीं हूँ, मुझे कोई प्रिकॉशन की नीड नहीं है। एंड देन एज यू ऑल नो उसके बाद क्या होता है। तो देखो ऐसे तो हम यहाँ पे देख लिया हमने ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या दिखती है यहाँ पे। एंड हम जब कोड लिखते हैं तो हमारा कोड में कुछ ऐसा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनता है। ये जीरो था, देखो यहाँ पे जीरो का मतलब है कि वो पर्सन को डायबिटिक नहीं है, तो ये जो था हमारी ट्रू लेवल है। एंड नीचे वाला जो है हमारा प्रिडिक्टेड लेवल है। तो अगर पर्सन को डायबिटिक नहीं था और हमने ये प्रिडिक्ट करा डायबिटिक नहीं है, तो हमने 2 बार सही प्रिडिक्ट करा। और ये जो हमारा प्रिडिक्टेड 1 है मतलब पर्सन को डायबिटिक था, और इसमें जो ट्रू लेवल है पर्सन को डायबिटिक नहीं था, तो हमने एक बार प्रिडिक्ट करा कि पर्सन को डायबिटिक था, लेकिन पर्सन को डायबिटिक नहीं था, लेकिन हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट करा पर्सन को डायबिटिक था, जो कि गलत है। एंड यहाँ पे हमारा जो जीरो लेवल है, जो कि हमारा जो पर्सन डायबिटिक नहीं था लेकिन हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट करा डायबिटिक था, ये गलत है। ये हमारा ऊपर वाला जो है टाइप 1 एरर है, नीचे वाला हमारा टाइप 2 एरर है। एंड लास्ट में हमारा जो पर्सन डायबिटिक था हमने उसको प्रेडिक्ट कर दिया वो पर्सन डायबिटिक है, बिल्कुल सही है ये चीज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स सबको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल तुम पूछ सकते हो, क्योंकि अभी तक किसी का कोई डाउट नहीं आया है। प्लीज रिपीट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, रिपीट करता हूँ।
हाँ, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिफीट करने के लिए बोला है उसने। तो देखो गाइस, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में होता क्या है कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है। हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब एक्चुअल वैल्यू में जो हमने सही कितना प्रेडिक्ट करा है, वो हमारा एक्चुअल पॉजिटिव है और उसको तुम 1 से डिनोट करते हो, ठीक है। और एक्चुअल नेगेटिव जो है हमारे मॉडल ने, मतलब हमारा जो गलत, एक्चुअली हमारा वैल्यू जो है वो गलत है। और जो ये प्रेडिक्टिव पॉजिटिव है, मतलब कि हमने सही प्रेडिक्ट करा है। और हमने जो प्रेडिक्टेड नेगेटिव है, यानी कि हमने गलत प्रेडिक्ट करा है। अब मान लो जो ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक्चुअली जो रिजल्ट वो पॉजिटिव था और हमारे मॉडल ने भी उसको पॉजिटिवली प्रिडिक्ट करा, तो वो क्या था, हमारा ट्रू पॉजिटिव था। और मान लो ये एक्चुअल नेगेटिव रिजल्ट था और हमारे मॉडल ने क्या करा, इसको बिल्कुल नेगेटिव सही प्रिडिक्ट करा कि वो अगर पर्सन डायबिटिक नहीं है, मॉडल ने भी बोला कि डायबिटिक नहीं है, तो ये हमारा ट्रू नेगेटिव रिजल्ट आ गया। लेकिन मान लो कि अगर हमारा जो था फॉल्स पॉजिटिव में क्या होता है कि एक्चुअल नेगेटिव, यानी कि अगर हमारा पर्सन डायबिटिक था लेकिन मॉडल ने बोला कि यार ये तो पर्सन डायबिटिक नहीं था, एक्चुअल नेगेटिव यानी कि हमारा जो पर्सन डायबिटिक नहीं था, और मॉडल ने बोला यार ये तो डायबिटिक है, तो वो हमारा हो जाता है टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर जो होता है, जिसको हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं, कि वो पर्सन एक्चुअली पॉजिटिव था और मॉडल ने प्रिडिक्ट करा कि वो पर्सन पॉजिटिव नहीं है, यानी कि हमारा जो पर्सन एक्चुअली डायबिटिक था और मॉडल ने प्रिडिक्ट करा कि वो पर्सन डायबिटिक नहीं है। बेसिकली ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बस इतना ही होता है कि तुम्हारे प्रिडिक्शन को बताता है कि तुम प्रिडिक्शन सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, और गलत कर रहे हो तो तुम किस तरह गलत कर रहे हो, तुम सही वैल्यू को गलत बोल रहे हो या फिर गलत वैल्यू को सही बोल रहे हो। ये हमें बताता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एंड आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कौन, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंफ्यूजन कंफ्यूजिंग होगा शायद। ठीक है, ओके, चलो चलो, ठीक है। तो हाँ, जैसे हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया और मॉडल को हमने इवेलुएट कर लिया, हमने एक्यूरेसी देख लिया, लेकिन हमारा जो फर्स्ट मॉडल हम जो ट्रेन करते हैं और जो फर्स्ट एक्यूरेसी निकालते हैं, वो हमारे रियल वर्ल्ड केस में 99% जो होता है वो उस पर हम कभी रिलाई ऑन नहीं करते हैं, ठीक है। हमारी फर्स्ट मॉडल की एक्यूरेसी पे हम बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स ट्राई करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स के पैरामीटर्स ट्राई करते हैं, ठीक है। कि हमारा कौन सा मॉडल इस डेटा सेट पे अच्छा काम कर रहा है, कौन सा मॉडल हमारा जो बता रहा है कि भाई ये इसने बनाया, ऐसा प्रेडिक्शन करा और ये मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो हम उस मॉडल को चूज करते हैं, तो मॉडल सिलेक्शन एंड मॉडल ट्यूनिंग करते हैं हम उसके बाद, ठीक है। उसमें हाइपर पैरामीटर्स हम करते हैं ट्यून, यानी कि हमारे जो मॉडल्स के जो, जैसे मान लो कि एक हमारा यहाँ पे देखो, एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये हमारा एक मॉडल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये इस तरह काम करता है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो मॉडलिस्टिक रिग्रेशन ने एक अपना इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से इसने ये कर्व बनाया, ठीक है। एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है। अब इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें इस ये जो कर्व है, कर्व के ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट में अगर कोई भी डेटा सेट डेटा पॉइंट लाई करता है, तो ये बोलेगा उसको क्लास 1 पॉइंट, यानी कि वो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू वो सही है, उसको मॉडल बोलेगा सही प्रिडिक्ट करेगा। एंड जो इस कर्व के नीचे जो लाइन होगी, अगर उसमें कोई वैल्यू आएगा तो उसको मॉडल बोलेगा वो गलत है, ठीक है। एंड मॉडल ऐसे ही काम करता है, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, हम थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत सारे मॉडल्स देखेंगे। बट अभी नहीं, अभी हम एक मॉडल पे काम करेंगे और जो हम प्रोजेक्ट में देखेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फिर हम यहाँ पे हमने मॉडल सिलेक्शन एंड मॉडल ट्यूनिंग कर लिया, हमने देखा कि हमने मॉडल अपना ट्रेन करा और बहुत सारे मॉडल ट्राई करा, उसमें देखा कि हमारा कोई एक्स वाई जी मॉडल था, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको हम ले लेंगे कि हाँ भाई, तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट में चल, ठीक है। ऐसा होता है। एंड देन हम उसके बाद मॉडल डिप्लॉयमेंट करते हैं। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें बंदे क्या करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं मॉडल को, एक बार ट्रेन करा उसके साथ छोड़ देते हैं। एंड जो थोड़ा सा और डेडिकेटेड होते हैं, वो मॉडल को सिलेक्शन और ट्यूनिंग करते हैं। एंड जो उससे भी ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, जो कि रियल एमएल इंजीनियर होते हैं, वो अपने मॉडल को दुनिया के सामने लाते हैं, यानी कि अपने मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। हम अपने मॉडल को जो डिप्लॉय करते हैं, उसको हम एक एपीआई के थ्रू डिप्लॉय करते हैं। तुम सब सीखो, तुम देखोगे कि हम कैसे डिप्लॉय करते हैं मॉडल को, या मैं अभी दिखाऊंगा। एंड उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, पाइथन का फ्रेमवर्क, जो कि फ्लास्क होता है बैकएंड के लिए। फ्लास्क के फास्ट एपीआई यूज करते हैं, और पाइथन में तुम फ्रंट एंड भी कर सकते हो। जो स्ट्रीमलेट्स होता है वो बहुत बेसिक सा फ्रंट एंड होता है, लेकिन इसकी यूआई बहुत अच्छी होती है। हमने एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय भी करा है, वो तुम देख लेना। एंड देन उसके बाद हम जो मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं किसी वेबसाइट पे, देन हम उसको मॉनिटर भी करते रहते हैं, एंड रीट्रेनिंग अपडेटिंग। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। हम किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डेटा है वो आज 2026 का है। एंड दुनिया जो 2 साल बाद भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा आ जाएगा, 2 साल क्या, 2 महीने बाद ही हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से मॉडल को जो है अपने जो हमारा जो वेबसाइट है वहाँ से अपने सर्वर पे लेके आएंगे, सर्वर पे हम मॉडल को डेटा देंगे, वापस से मॉडल को न्यू डेटा पे रीट्रेन करेंगे, एंड देन मॉडल रीट्रेन हो जाएगा तो वापस से हम उसको सर्वर पे भेज देंगे।
ये होता है मॉडल रीट्रेनिंग और अपडेटिंग। एंड ये थ्रू आउट द होल प्रोसेस जो होता है, ये एमएल डिप्लॉयमेंट साइकिल होता है। ऐसे करके एक बेसिक से प्रॉब्लम को हम सोचते हैं एंड एट द एंड हम उसको प्रोडक्शन रेडी करते हैं। ये होता है गाइस। कहीं भी किसी भी स्टेप पे किसी को डाउट है? नहीं, ओके। समझ में आया सबको? हैंड्स अप कर दो। एक्सक्यूज मी हाँ बिल्कुल। जी, मैसेज पे कोई पूछ रहा है मॉडल क्या होता है, उसको डेटा कैसे देते हैं? अच्छा, मॉडल क्या होता है, उसको डेटा कैसे देते हैं? एग्जैक्टली हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसीलिए हम इस सेशन में बस थ्योरेटिकल नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आपको देखना है कि मॉडल क्या होता है, उसको डेटा क्या देते हैं, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि मॉडल को ट्रेन करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपके थोड़े मिथ्स भी ब्रेक हो जाएंगे एंड आपको और थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल जाएगा। अगर आप सबको ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एक ओवरव्यू कंप्लीट है, तो आप बताओ मैं प्रोजेक्ट पे चलूँ? सारे लोग बता दो, अपना ओपिनियन दे दो। ओके चलो, सारे लोगों को समझ में आ रहा है चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम मेन इम्प्लीमेंटेशन चीज़ पे जा रहे हैं, प्रोजेक्ट हमारा। इसमें तुम थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, ठीक है? तो हाँ, अब मैंने जैसे बताया था तुम्हें कि देखो, मैं हमारा प्रोजेक्ट क्या है मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। तो हमारा एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, जिसमें बेसिकली हमने जो भी चीज़ सीखा है उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एंड इसमें मैं हर एक चीज़ तुम्हें बताऊँ, सॉरी गाइस, मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है? तो देखो, ये प्रोजेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, इसमें हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास सीजीपीए और आईक्यू है, हमारे बच्चों का रोल नंबर है, सीजीपीए है और आईक्यू है, उससे हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उनका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है? ये प्रॉब्लम समझ में आया सबको कि हमारे पास क्या है? हमारे पास बच्चों का सीजीपीए है, आईक्यू है, एंड उससे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जिसकी सीजीपीए और आईक्यू अच्छी है, उससे हम प्रेडिक्ट करें इनका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है? एंड इस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट में देखो हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली हम इसमें करने वाले हैं, हम अपने डेटा को प्री प्रोसेस करने वाले हैं, उसमें एडीए करने वाले हैं और फीचर सिलेक्शन करने वाले हैं। तुम सब सीख जाओगे कि प्री प्रोसेस कैसे करते हैं, आखिर कोई मॉडल में मिसिंग वैल्यूज उसको कैसे फिल आउट करते हैं, हम अपने डेटा को देखते कैसे हैं, विजुअलाइज कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के थ्रू। एंड हमारे जो फीचर जो है, हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो फीचर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड जो कंट्रीब्यूट कम कर रहा है फीचर, उसको हम हटाते कैसे हैं, तुम ये भी समझ जाओगे। एंड बहुत सारी चीज़ें समझोगे थ्रू आउट द प्रोसेस में, तुम्हें हर एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है? कोई भी डाउट? ठीक है, ओके। किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो वो अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज़। ओके चलो, ठीक है। हमने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया, हमने अपने प्रॉब्लम को समझ लिया, एंड जो हमारा दूसरा लेयर था, उसमें हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि हमें जो था गैदरिंग डेटा, वेब स्क्रैपिंग और एपीआई। देखो गाइस, अभी हम एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड जो वेब स्क्रैपिंग और एपीआई के लिए हमें थोड़ा सा फ्रंट एंड यानी कि एचटीएमएल का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए वेब स्क्रैपिंग के लिए, इसलिए वो पार्ट अभी यहाँ पे नहीं है। हमारे पास डायरेक्टली डेटा आ चुका है, डेटा को हम हाँ प्री प्रोसेस करेंगे, उसमें हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज देखेंगे, उसके कुछ आउटलायर्स तो नहीं है, इनकोडिंग में हमें नहीं करना है, स्केलिंग हम जरूर करेंगे, ठीक है? तो मैंने ये दो चीज़ बताई थी, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना और स्केलिंग करना, वो हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट देखेंगे, ठीक है? और जो वेब स्क्रैपिंग और एपीआई है, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, ठीक है? चलो, तो अब मैंने जैसे बताया था तुम्हें कि हम जो डेटा में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपनी डिपेंडेंसीज इंपोर्ट करते हैं, लाइक कि जैसे मैंने बताया था पाइथन के डेटा स्टैक्स जो होते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम अभी के लिए पाइथन में देखो, चार जो डेटा स्टैक है, चार लाइब्रेरी हैं, इनिशियली डेटा को रीड करने में बहुत ज़्यादा काम आती है। पहला जो है नमपाई, दूसरा जो है पांडास, तीसरा जो है मैटप्लॉटलिब, एंड चौथा जो है सीबॉन्ड। और मैं तुम्हें सबका बताऊंगा फंक्शन की नंपाई क्या क्या किस लिए होता है, पांडस किस लिए होता है, सी1 किस लिए होता है, मैटप्लॉटलिब किस लिए होता है, जो जैसे जहां तक आता जाएगा मैं उसको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं डिपेंडेंसीज में, और इसमें लिखते हैं, हम बहुत बहुत कम कोड लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है? हम यहाँ लिखते हैं इम्पोर्ट, हमें नंपाई चाहिए, नंपाई को इंपोर्ट कर रहे हैं एज, मैं हमेशा नंपाई नहीं लिखना चाहता हूँ, नंपाई को मैं एनपी से डिनोट करना चाहता हूँ। तो अब मैं जब भी नंपाई यूज करना रहेगा मैं एनपी यूज करूंगा उसके जगह पे, ठीक है? एंड देन दूसरा जो हमारा लाइब्रेरी है, इंपोर्ट पांडास एज
पीडी। अगर मुझे पांडास को यूज करना रहेगा तो मैं पांडास नहीं पूरा लिखूंगा, मैं पीडी यूज करूंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ नंपाई के बारे में। देखो बहुत जल्दी ये समझ लेंगे नंपाई करता क्या है। नंपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। नंपाई जो होता है हमारे सारे भी न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशंस जो होते हैं वो नंपाई संभालता है, ठीक है। एंड नंपाई के बारे में एक और फन फैक्ट बताऊँ तो नंपाई के जो बैकएंड जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए जो नंपाई जो है वो काफी फास्ट है एज कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है पांडास। पांडास जो होता है हमारा डेटा फ्रेम मैनिपुलेट करने के लिए आता है, डेटा फ्रेम को लोड करने के लिए आता है, ठीक है। अभी तुम देखोगे डेटा फ्रेम को लोड कैसे करते हैं, हम लोड द डेटा सेट। तो हम एक डीएफ नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पीडी, पांडास ना लिख के मैं पीडी लिख रहा हूँ, पीडी डॉट, मैं बोल रहा हूँ पांडास को तुम रीड करो हमारा सीएसवी जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये जो हमारे पास सीएसवी वैल्यू है इसको तुम रीड करो। एंड इसको इसके अंदर जो है इस ब्रैकेट के अंदर मैं इस जो हमारा जो डेटा है उसका नाम बस मैं लिख दूंगा यहाँ पे, पांडास डॉट पीडी डॉट रीड सीएसवी। रीड सीएसवी के अंदर मैं लिखूंगा प्लेसमेंट डॉट सीएसवी, यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड मैं इस सेल को एग्जीक्यूट कर दूंगा। पीडी इज नॉट डिफाइंड, मुझे ये रन करना होगा, पांडास को रन करा एंड ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है गाइस। तुम्हें हाँ एक और है, ये जो मैं इस पर काम कर रहा हूँ जो सराउंडिंग, इसको जुपिटर नोटबुक कहते हैं। एंड अगर तुम यूट्यूब पे 5 मिनट का ये वीडियो देखोगे कि जुपिटर नोटबुक होता क्या है, बेसिकली इसमें हम पाइथन के रन को ब्लॉक बाय ब्लॉक, पाइथन के कोड को हम ब्लॉक बाय ब्लॉक रन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यूट्यूब पे तुम देखोगे ना 10 मिनट का ट्यूटोरियल देखोगे ना, तुम्हें अपना वीएस कोड पे पता चल जाएगा कि तुम जो है ये आई थिंक जुपिटर नोटबुक इसका नाम है, तो तुम इसको कैसे अपने वीएस कोड पे इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत आसान सी चीज़ है जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना, अपने वीएस कोड में वीएस कोड को इंस्टॉल करना, कोड एक कोड रनर एनवायरनमेंट। एंड हाँ गाइस एक और चीज़ मुझे बताओ कि तुम सबको वीएस कोड के बारे में पता है ना, किसको वीएस कोड के बारे में नहीं पता है, कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो बहुत मेजर क्राउड को पता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हम अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करें। ओके, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है तुम्हारी तरफ से, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। तो हमने अपने डेटा सेट को लोड कर लिया, हमने बोला पांडास को तुम रीड सीएसवी करो, जो कि हमारा डेटा सेट प्लेसमेंट डॉट सीएसवी था, इसको हमने लोड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, पांडास को बोल रहे हैं हम ये चीज़ पूरा फंक्शन नहीं लिखेंगे, इस पूरे फंक्शन को हमने क्या किया है एक डीएफ वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, डीएफ करेंगे डॉट हेड। डॉट हेड फंक्शन को करने से ये पांडास का एट्रीब्यूट है, इसको डॉट हेड फंक्शन हम जैसे ही करेंगे हमें अपने डेटा सेट के टॉप 5 रोज दिख जाएंगे। ये देखो हमारे डेटा सेट में क्या है, रोल नंबर है, सीजीपीए है, आईक्यू है और प्लेसमेंट है। तो इसमें तुम्हें पता चल रहा है हम हमारे पास फीचर्स क्या है, हमारे पास फीचर है रोल नंबर, सीजीपीए, आईक्यू। एंड हमारे पास लेबल क्या है जो कि हमें प्रिडिक्ट करना है, वो प्लेसमेंट है। एंड जैसे शुरुआत में मैंने बताया था मशीन लर्निंग में वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से इसलिए अलग है क्योंकि हम मशीन लर्निंग में सेट ऑफ इनपुट भी दे रहे हैं, आउटपुट भी दे रहे हैं, एंड मॉडल को हम खुद बोल रहे हैं कि भाई तू रूल सीख के आओ। एंड मॉडल कैसे रूल सीखता है, वो कैसे चीज़ें होती है, हम डेटा सेट को कैसे स्प्लिट करते हैं, वो हम सारी चीज़ें आगे देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है ये, एंड इस प्रोजेक्ट को हम डिप्लॉय भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट का एक वेब एप्लीकेशन भी तुम्हारे पास होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो साथ में, ठीक है। अब देखो अब हमने डेटा सेट के टॉप 5 रोज तो निकाल लिए, अब हमें डेटा सेट में इंफॉर्मेशन चाहिए कि लाइक इस डेटा सेट में इंफॉर्मेशन है क्या, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डीएफ डॉट बस इन्फो लिखेंगे। देख रहे हो कितना आसान है कोड करना। डीएफ डॉट इन्फो लिखते हैं, हमें पता चल जाएगा अच्छा ये पांडास का डेटा फ्रेम है, इसमें जो इंडेक्स जो 100 एंटिटीज है, इसके इंडेक्स जो है 0 से ये 99 तक जाएगा। और इसके कॉलम जो है रोल नंबर है, सीजीपी है, आईक्यू है। रोल नंबर है तो वो इंटीजर है, सीजीपी और आईक्यू हमारा फ्लोट वैल्यू है, देखो ये फ्लोट वैल्यू है, पॉइंट डेसिमल वाली वैल्यू है। अब एक और चीज़ है, हमें अपने रोज और कॉलम्स देखने हैं ना डाटा फ्रेम के, तो हम देखेंगे कितने रोज और कितने कॉलम्स। तो डीएफ डॉट शेप लिखते हैं ना हम, तो हमें अपना रोज और कॉलम मिल जाता है, मतलब इसमें 100 रोज है, 100 रोज है इसमें, इस नीचे, और ये डेटा नीचे तक जाएगा, ये हमने शुरुआत के 5 रोज देखे हैं। एंड इसमें 4 कॉलम्स है। एंड मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ डीएफ डॉट हेड का। अगर हेड में बाय डिफॉल्ट ये 5 होता है, अगर मैं इसमें डीएफ डॉट हेड को लिखूँ यहाँ पे, मैं लिख दूँ यहाँ पे 10 और इसको एग्जीक्यूट कर दूँ ना, तो यहाँ पे हमें 10 वैल्यूज दिख जाएगी। 10, 0 से लेकर 9 मतलब 10 वैल्यूज, ठीक है। ऐसा होता है। और हम शेप में डेटा सेट के हमने शेप देख लिया, 100 रोज और 4 कॉलम है। अब हम देखते हैं कि यार हमें जो डेटा प्री प्रोसेस करना है तो हम इसमें देखना पड़ेगा हमारे डेटा में कोई हैंड मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। अगर है तो हम उसको कैसे करेंगे टैकल, वो भी हम देखेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डीएफ करते हैं डॉट इज एन, मतलब कि क्या कोई मिसिंग वैल्यू है, अगर है तो उसको क्या कर दो, सम कर दो, ठीक है।
इस फंक्शन को जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देखते हैं रोल नंबर में तो हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास सीजीपीए में एक मिसिंग वैल्यू है, सीजीपीए में हमारे पास 4 मिसिंग वैल्यू है, आईक्यू में हमारे पास 6 मिसिंग वैल्यू है। यानी कि ये जो हमारे पास डेटा सेट है ना, इसमें इसमें देखो जैसे आईक्यू है, यहाँ पे एन दिख रहा है ना, ये देखो ये एक मिसिंग वैल्यू है यहाँ पे। तो ऐसे करके सीजीपीए में हम नीचे जाएंगे तो कोई ना कोई मिसिंग वैल्यू है इस डेटा सेट में, यानी कि हमारा डेटा सेट जो है प्री प्रोसेस नहीं है, हमें इसको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेप्स भी है कि हमें प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, ईडीए करना पड़ेगा और फीचर सिलेक्शन करना पड़ेगा। यानी कि हमारे डेटा में जो मिसिंग वैल्यू है हमें उसको कैसे 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 भी तो करके उसको फिल आउट करना होगा, क्योंकि एक चीज़ और जान लो, जब भी हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यू होता है और तुम अगर मॉडल को दोगे ना, वो हमेशा एरर थ्रो आउट करेगा। मॉडल को हम जब भी प्रेडिक्शन करते हैं हम कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, और हम एक और चीज़ है, अभी प्री प्रोसेस करने से पहले एक और पांडास का बहुत अच्छा फंक्शन होता है, df डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब कि तुम अपने डेटा सेट को डिस्क्राइब करो, आखिरकार इसमें चल क्या रहा है। इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ना, ये देखो रोल नंबर में काउंट आ जाता है कि कितने वैल्यूज हैं। रोल नंबर में हमारे पास 100 वैल्यू है, सीजीपी में हमारे पास बस 96 वैल्यू है क्योंकि 4 वैल्यूज तो मिसिंग है। आईक्यू में हमारे पास 94 वैल्यू है क्योंकि 6 वैल्यूज तो मिसिंग है। एंड प्लेसमेंट में हमारे पास एक भी वैल्यू मिसिंग नहीं है क्योंकि 100 वैल्यू इसमें। ये हमारा मीन भी बता देगा। अब रोल नंबर तो 0 1 2 3, इसका कोई मीन का हमारा कोई फायदा नहीं है। एंड सीजीपीए में हमारे पास बता रहा है कि पूरी सीजीपीए जो है उसका मीन जो है 5.95 ऐसा कुछ समथिंग है, और आईक्यू जो है उसका मीन जो है 122 पॉइंट समथिंग है। और प्लेसमेंट का भी जो है, मतलब इसका तो मीन नहीं है, प्लेसमेंट की जो वैल्यू है। एक और चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया, देखो प्लेसमेंट जो है 1 का मतलब क्या है कि वो बंदा प्लेस्ड हो गया, 0 का मतलब क्या है कि वो बंदा प्लेस नहीं हुआ। ठीक है, बस इतना है। 1 का मतलब हो गया बंदा प्लेस्ड हो गया, और 0 का मतलब क्या है कि बंदा प्लेस नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़ है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम वैल्यू हम देख रहे हैं सीजीपी में हमारे पास मिनिमम वैल्यू 3.3 है, आईक्यू में हमारे पास मिनिमम वैल्यू 37 है, ऐसे ही करके। और परसेंटाइल, जेई के स्टूडेंट हो तुम सबको तो परसेंटाइल के बारे में पता होगा, 25 परसेंटाइल, 50, 75। और हम मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं, सीजीपी हमारी मैक्स टू मैक्स कितनी है, आईक्यू हमारा मैक्स टू मैक्स कितना है। ठीक है, हमने ये देख लिया कि अब हम देख रहे हैं कि प्री प्रोसेस और ईडीए और फीचर सिलेक्शन ये हम साथ में करते हैं। ठीक है, ईडीए चलो ईडीए पे काम कर लेते हैं, ईडीए और फीचर सिलेक्शन पे काम कर लेते हैं, क्योंकि हम जब ईडीए करेंगे हम डेटा को एनालाइज करेंगे, तभी तो हम उसके अंदर से फीचर सिलेक्ट आउट करेंगे। तो गाइज मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम इस डेटा सेट को देख रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें ऐसा कौन सा कॉलम है जिसको हम हटा सकते हैं, जिसको अगर हम ड्रॉप कर देंगे तब भी हमारी एज कुछ एक्यूरेसी में हमारा कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि वो कॉलम इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम सबको क्या लगता है? रोल नंबर। रोल हाँ नंबर। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही, अच्छा सोच रहे हो तुम। हाँ, अगर हम रोल नंबर को हटा देते हैं तो वो हमारी एक्यूरेसी में क्या, किसी का रोल नंबर देख के थोड़ा ना बोलते हैं भाई तेरा रोल नंबर 1 है तुझे प्लेसमेंट होगा, तेरा प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करते हम। ठीक है, हम सीजीपी और आईक्यू के बेसिस से बोलते हैं कि उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम रोल नंबर को हटा देंगे और हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने ईडीए करा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करा कि हाँ हमारा रोल नंबर बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसको हम हटा देंगे। एंड हम फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि फीचर सिलेक्शन में क्या रोल नंबर को हटा रहे हैं, हम कौन से 2 फीचर रख रहे हैं, बस सीजीपी और आईक्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो आओ देखो हम वो कैसे करते हैं। हम रिमूव करते हैं जो कि हमारा लीस्ट कंट्रीब्यूशन है, और हम रिमूव करने का बहुत आसान है। डेटा फ्रेम में हम क्या करेंगे, डीएफ डॉट ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप फंक्शन कर देंगे। जो हमारा कौन सा कॉलम को हमें रिमूव करना था, ये हमारा जो रोल नंबर कॉलम था, इसको हमें रिमूव करना है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे जाओ, और फिर इसका एक्सेस में लिख दूंगा कि एक्सेस इक्वल्स टू 1। ये समझाता हूँ, देखो ये हमारा जो रोल नंबर है, ये देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में है, तो वर्टिकल एक्सिस के लिए एक्सिस इक्वल्स टू 1 लिखोगे यहाँ पे, एंड तुम इस सेल को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो बिलीव मी गाइस तुम्हारा रोल नंबर हट चुका है। अब तुम्हें रियलिटी चेक देना पड़ता है ना, तो ठीक है दे देता हूँ। देखो रोल नंबर हमारा हमारे डेटा सेट से हट चुका है। ठीक है, हमारे पास अब सीजीपीए आईक्यू है और हमें पता चल रहा है प्लेसमेंट हुआ कि नहीं होगा। तो हमने अपना पहला स्टेप तो बहुत अच्छे से कर लिया, हमने डेटा को प्री प्रोसेस कर लिया, उसकी ईडीए कर लिया, उसको फीचर सिलेक्शन कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनपुट एंड आउटपुट कॉलम्स को स्टैक कर रहे हैं। यानी कि अब जैसे तुमने यहाँ पे देखा होगा, कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पे, कि हमारा जो डेटा होता है इसमें फीचर्स होते हैं। फीचर्स को क्या करते हैं, हम फीचर्स को एज अ इनपुट देते हैं और वो बताता है कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें फीचर्स तो पता चलेगा कि हमारे पास सीजीपी और आईक्यू है। हम मॉडल को बोलेंगे भाई मैं तुझे सीजीपी दे रहा हूँ, आईक्यू दे रहा हूँ, और तू बताना प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। एक चीज और तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे हम ईडीए करके देख रहे हैं, तो इससे तुम्हें बहुत कॉमन सी सेंस है, जिसका सीजीपीए ज्यादा होगा उसके आईक्यू ज्यादा होगा, उसका ज्यादा चांसेस होगा प्लेसमेंट होने का, और जिसके सीजीपी और आईक्यू कम होगा उसका कम चांसेस होगा प्लेसमेंट होने का। ठीक है, अब एक और चीज गाइस हम भूल नहीं सकते हैं, यहाँ पे हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है हमने एक चीज नहीं करा है।
जो हमारी जो मिसिंग वैल्यूज थी उसको तो हमने फिल आउट नहीं कर रहा है, अभी तो हमारा जो लीस्ट कंट्रीब्यूशन रो था उसको हम हटाया है, उसको हमने हटाया। और चलो हम देखते हैं मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे फिल आउट कर सकते हैं। अब तुम ये मत भूलना ये डिस्क्राइब वाला फंक्शन, जो हमारे सीजीपीए का मीन था वो 5.95 था और आईक्यू का जो मीन था 122 था। एंड तुम्हें क्या लगता है हम जो इस डेटा में जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है उसके जगह पे जितने भी सीजीपीए मिसिंग वैल्यू है जो कि 4 मिसिंग वैल्यू है, अगर मैं 4 मिसिंग वैल्यू की जगह सीजीपीए का पूरा मीन लेके उस चारों मिसिंग वैल्यू पे रख दूं और आईक्यू जो है आईक्यू का पूरा मीन लेके उस चारों मिसिंग वैल्यूज पे लिख दूं, तो ये बहुत अच्छा अप्रोच नहीं होगा एक मिसिंग वैल्यू को टैकल करने के लिए। एंड एग्जैक्टली मशीन लर्निंग में हम यही करते हैं, हम मिसिंग वैल्यूज को जो फिल करने का जो मेथड होता है हम मीन करते हैं, मीडियन करते हैं, मोड करते हैं। अब देखो मीन हम जब करते हैं जब हमारा डेटा सेट स्प्रेड आउट होता है इक्वली तब हम मीन यूज करते हैं, जब हमारे डेटा सेट में ना सेंट्रल टेंडेंसी ज्यादा होते हैं ना, जब बीच की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना तब हम मीडियम यूज करते हैं, और जब हमारा डेटा सेट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है ना डेटा सेट में कोई वैल्यू तब हम मोड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कोड लिख के कि हम कैसे वैल्यू को फिल आउट करते हैं। तो क्या करते हैं हम df डॉट है, हमें सीजीपीए कॉलम पे काम करना है, सीजीपीए कॉलम पे। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं डेटा फ्रेम में क्या कर रहे हैं, हम जो सीजीपीए जो हमारा कॉलम है जो आई मीन सीजीपीए, ठीक है, डेटा फ्रेम में जो हमारा सीजीपीए उसको हम क्या कर रहे हैं फिल कर रहे हैं। फिल कौन सी वैल्यू कर रहे हैं, मिसिंग वैल्यू कर रहे हैं, एनए कर रहे हैं, और उसका जो मेथड जो हो रहा है उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम फिल वैल्यू में कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, हम डीएफ डाल रहे हैं। डीएफ में जो हमारा सीजीपीए है सीजीपीए उसका हम क्या ले रहे हैं डॉट एम ई एन मीन ले रहे हैं। इतना आसान होता है, तुम इस शेल को एग्जीक्यूट करोगे ना, बिलीव मी गाइस, तुम्हारा जो डी सीजीपीए का कॉलम है वो तुम्हारा फिल आउट हो चुका है। अगर तुम्हें रियलिटी चेक चाहिए तो अभी दे देता हूँ तुम्हारा। देखो तुमने हमने पहले यहाँ पे जो देखा था, यहाँ पे हमारे सीजीपीए 4 मिसिंग वैल्यूज थी। ठीक है, हमने मिसिंग वैल्यूज देखा, यहाँ फंक्शन को एग्जीक्यूट करा। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, अब मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा, हमारे सीजीपीए में एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है लेकिन हमारे आईक्यू में स्टिल मिसिंग वैल्यू है। तो मैंने सेम कोड यहाँ पे लिखा है, इसको वापस से नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, इसको अगर इस शेल को वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो आईक्यू में भी अब कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, यानी कि हमारा डेटा बिल्कुल प्री प्रोसेस हो गया है, हमने डेटा के बारे में अच्छे से जान लिया है। लेकिन हमने डेटा को देखा कहाँ है, हमने डेटा को विजुअलाइज कहाँ करा है। व्हाट इफ हम डेटा को विजुअलाइज करें, डेटा का ग्राफ देखें, डेटा के पॉइंट्स जो है वो कैसे स्प्रेड आउट है वो देखें। उसके लिए हमारे पास क्या आती है विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी, और उसमें उसके लिए मैं हेल्प लूंगा मैटप्लॉटलिब का। तो उसमें हम क्या करते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज, मैं इसको इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, इसके लिए मैं इसको यूज करूंगा एज पीएलटी। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा कोड है लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, देखो हमने क्या करा है सबसे पहले, यहाँ पे जो हमारा जो प्लेसमेंट हो गया ना, प्लेसमेंट हो गया यानी कि जो डेटा फ्रेम है, जैसे हमारा जो डीएफ है यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है यहाँ पे हमारा जो प्लेसमेंट हो गया, मतलब जो उसका हो गया प्लेसमेंट उसकी वैल्यू 1 है, और जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ उसकी वैल्यू 0 है। तो हम यही कर रहे हैं कि हम एक प्लेस्ड वेरिएबल बना रहे हैं, उस डेटा फ्रेम में जिसका प्लेसमेंट हो गया इक्वल्स टू 1 है उसको हम प्लेस्ड में रख रहे हैं, और जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ उसमें हम डेटा फ्रेम में क्या कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 रख रहे हैं। ठीक है, एंड देन हम स्कैटर प्लॉट का यूज कर रहे हैं। अच्छा तो तुम्हें पता है वैसे स्कैटर प्लॉट क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए डायग्राम भी लेके आया हूँ, टेंशन मत लो तुम। हाँ, ये होता है हमारा स्कैटर प्लॉट। जैसे देखो कि ये डेटा पॉइंट है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इस डेटा पॉइंट में इसकी एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस की वैल्यू 4 थी और वाई एक्सिस की वैल्यू 75 थी, और ऐसे हर डेटा पॉइंट को हम प्लॉट कर देते हैं। ये एक स्कैटर बिखरा हुआ प्लॉट बन जाता है पूरे डेटा पॉइंट्स के साथ। तो आई बिलीव अब इंजीनियर्स को स्कैटर प्लॉट के बारे में पता होगा। एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। बढ़िया 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 बढ़िया, चलो आ जाओ। ठीक है, स्कैटर प्लॉट हमने देखा, और अभी तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। तो ये देखो, हम जो स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं पीएलटी डॉट स्कैटर, पीएलटी मतलब मैटप्लॉटलिब से हम स्कैटर प्लॉट इंपोर्ट करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं ये जो प्लेस सीजीपीए रखा है ना, इसका मतलब जो पहले लिखा है ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम प्लेस सीजीपीए लिख रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या लिख रहे हैं आईक्यू लिख रहे हैं जो प्लेस्ड आईक्यू है। ओ गाइस 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 जस्ट अ सेकंड, मुझे अपना लैपटॉप साफ करने दो। चार्जर था इसमें? मैंने देखा नहीं था, नहीं लाया हुआ, आप किससे करो आप इसमें यहाँ पे नहीं अच्छा शेट कोड उसमें। एक मिनट गाइस, जस्ट अ सेकंड, आई बिलीव आप लोग 1 मिनट वेट कर लोगे।
गाइस हमारे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी यार, बट मेरा लैपटॉप का चार्जर नहीं है और मैं घर जाके चार्जर लेके आऊँगा। तुम रुकोगे 5 मिनट? तुम आई कैन गो, आप कंटिन्यू। मैं जाता हूँ। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन अगर तुम 5 मिनट और अपना दे दो ना तो मैं बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। दे सकते हो क्या? बस 5 मिनट गाइस, बस 5 मिनट, ठीक है? बस 5 मिनट, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन जा रहा है, ठीक है? बहुत मैं इसमें एफर्ट डाल रहा हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज़। बस तुम 5 मिनट रुको, मैं जल्दी से भाग के लाता हूँ चार्जर, ठीक है? बहुत शुक्रिया तुम सबका, बहुत शुक्रिया। एज अ ग्राफ हम देखते हैं इसको, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास जो, देखो मैंने ये बताया, ये वाला जो मैंने प्लेस रखा कि जो हमारे डेटा फ्रेम में जो 1 है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया। और डेटा फ्रेम में जो 0 है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे एक मैं प्लेस कॉलम बना रहा हूँ, एक प्लेस वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल में मैं क्या क्या कर रहा हूँ, डेटा फ्रेम में जो प्लेसमेंट इक्वल्स टू 1 है उसको मैं इस प्लेस में स्टोर कर ले रहा हूँ। और डेटा फ्रेम में जो नॉट प्लेस्ड है, जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, जिसकी वैल्यू 0 है, उसको मैं नॉट प्लेस में स्टोर कर ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, plt डॉट स्कैटर है, स्कैटर प्लॉट मैंने तुमको दिखा दिया, ये होता है तुम्हारा स्कैटर प्लॉट। इस तरह होता है, सारे डेटा पॉइंट्स को तुम जब पॉइंट आउट कर देते हो तो तुम्हारा कुछ ऐसा स्कैटर प्लॉट बन जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। एंड देन मैं स्कैटर प्लॉट का यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने पहले लिखा है, जो जो ये प्लेस CGP है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये जो प्लेस IQ है ये हमारा y एक्सिस है। एंड देन हमारा जो लेवल है वो हमारा, इसको हम कह रहे हैं कि ये प्लेस्ड हो गया, ठीक है? इसको हम लेवल, हमने नाम दे रहा है कि हमारा जो प्लेसमेंट का जो CGP है, प्लेस का जो CGP है और प्लेस का जो IQ है, उसको हमने रखा। एंड बाद में हम बोल रहे हैं कि ये प्लेस्ड हो गया, इसका लेवल है। दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, सेम हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्लेस नहीं हुआ उसमें भी मैं स्कैटर प्लॉट यूज कर रहे हैं। उसका हम प्लेसमेंट में जो कर रहे हैं कि नॉट प्लेस के CGP ले रहे हैं इस वेरिएबल से, और नॉट प्लेस का IQ ले रहे हैं इस वेरिएबल से, और उसको हम लेवल दे रहे हैं कि उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है? फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इसका लेबल डिफाइन करते हैं। ये जो चीज़ है यहाँ पे है, यहाँ तक है ये चीज़, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, ये जैसे मैंने बताया कि x यहाँ पे, x पे तुम्हारा CGP है, यहाँ पे CGP है, तो ये x लेवल में तुम्हारा CGP आ जा रहा है, और y लेवल में तुम्हारा IQ आ जा रहा है, और इसका टाइटल नाम जो है CGPA वर्सेस IQ प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और जब plt डॉट शो करते हैं ना, तो ये देखो तुम्हारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ गया बन के, ग्राफ आ गया हमारा। एंड जो मैं सेम ये जो स्कैटर प्लॉट दिखा रहा था, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा इसी का स्कैटर प्लॉट है, ठीक है? एक चीज तुम्हें नहीं पता चल रहा होगा कि अभी हमारा जो कौन सा डॉट हमारा प्लेस्ड का है और कौन सा डॉट हमारा नॉट प्लेस का है। अगर मैं लेजेंड को जो है plt डॉट लेजेंड, इसको मैं यस करता हूँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तब तुम्हें पता चल जाएगा जो येलो जो ब्लू डॉट है वो हमारा प्लेसमेंट का है, जिनका प्लेस्ड हो गया, बहुत जेन्युइन सी बात है। जिसकी CGPA ज़्यादा होगी, जिसकी IQ ज़्यादा होगा, उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड जिसकी CGPA कम होगी, उसकी IQ कम होगा, उसका प्लेसमेंट नहीं होगा। इसको हमने एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अपने डेटा को देख लिया, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है guys, हम अपने डेटा को मॉडल को देते कैसे हैं, ठीक है? तुम सब यहाँ पे कहीं ना कहीं तुमने भी सोचा होगा कि आखिर ये मॉडल, किसी ने पूछा था कि मॉडल होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें हम डेटा को देते कैसे हैं। तो अब मैं बताता हूँ तुम्हें मॉडल होता क्या है, इसमें डेटा को हम देते कैसे हैं, ठीक है? तो इसमें हम फीचर्स डिफाइन करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने दिखाई थी ना, तो फीचर्स और लेबल। तो फीचर में क्या था कि ये जो फीचर्स जो इनपुट में हम दे रहे हैं मॉडल को, और मॉडल जो आउटपुट दे रहा है वो हमारा लेबल है, और जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उस आउटपुट को लाने के लिए वो हमारा फीचर्स होता है, ठीक है? तो इस सेट में यहाँ पे तुम सब इस बात से, मुझे ये जो हमारा डेटा फ्रेम है, DF जो डेटा फ्रेम है, इस बात से तुम मुझे एग्री करते हो कि इसमें जो हमारा फीचर जो है, जिसको मॉडल को देंगे हम CGP और IQ देंगे, और हमारा जो लेबल है जो कि आउटकम मिलेगा, हमें प्लेसमेंट मिलेगा कि वो प्लेसमेंट 1 का मतलब हुआ, प्लेसमेंट 0 का मतलब कि नहीं हुआ, प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? तो अब हम फीचर्स की बात पे आते हैं। मतलब फीचर्स का मतलब एक बार और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है डेटा सेट में, एंड जो लास्ट में जो लेबल जो है, जो आउटकम मिल रहा है, इनपुट हमारे फीचर्स हो गए, आउटकम में हमें आउटपुट में हमें लेबल मिलता है, ठीक है? इसीलिए मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों देते हैं, यानी कि फीचर हम लेवल दोनों देते हैं, ठीक है? अब हम किस तरह देते हैं ये देख लो। फीचर्स जो होगा, जैसे मैं x वेरिएबल बना रहा हूँ उसमें, और मैं क्या कर रहा हूँ फीचर्स में, चलो मैं ये कोड लिख के तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ लाइन में लाइन। हम एक x वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, df कर रहे हैं डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम में अगर हम मैं df में इस डेटा फ्रेम जो है, इसमें अगर मैं प्लेसमेंट को हटा दूं, तो ये हमारा CGP और IQ, ये हमारा फीचर बन जाएगा ना, है ना? तो x यही कर रहा है, डेटा फ्रेम में हम ड्रॉप कर रहे हैं ये जो हमारा प्लेसमेंट वाला जो कॉलम है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ड्रॉप करूँगा, एंड अगेन मैं एक कॉलम ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा,
ये वाला, एंड देन मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमारा फीचर आ गया। एंड तुम एक्स को देखोगे तो ये देखो यहाँ पे हमारा ये फीचर आ गया जो कि हम मॉडल को देंगे इनपुट फीचर, ठीक है। एंड जो आउटपुट में हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास बस क्या आ जाएगा, लेबल आ जाएगा, जो कि y इक्वल्स टू डेटा फ्रेम जो है हमारा लेबल क्या है हमारा, यहाँ पे देखो लेबल जो था हमारा ये प्लेसमेंट था, इसको हम आउटपुट फीचर में बस डालेंगे, यहाँ पे प्लेसमेंट हम डाल देंगे यहाँ पे डेटा फ्रेम में। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये हमारा लेबल भी बन के आ गया। और देखो y को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये हमारा लेबल आ गया, ये प्लेसमेंट है, इसकी लेंथ 100 है, लेबल की भी लेंथ 100 है, और ये हमारा जो फीचर है इसकी भी लेंथ 100 है, ठीक है। इतना समझ में आया किसी को? यहाँ तक डाउट था? सबने कैचअप कर लिया? आप नहीं रहा हूँ, दौड़ के आया हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? चलो गाइस, अब मैं तो भाग के आया था ना, तो अब ठीक हो गया मैं, चलो ठीक है। किसी ने हैंड रेस करा है क्या? हाँ निहाल भाई आप बोलो। एनीवेज इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने हैंड रेस बोला था, अगर किसी को समझ में आ गया तो चलो अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो, अब गाइज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है जो कि हम अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं, यानी कि हमारा जो डेटा है हम पूरा डेटा तो मॉडल को नहीं देंगे। ऐसा अब तुम समझो कि तुम्हें अगर एग्जाम देना है तो एग्जाम में तुम कुछ पढ़ के जाओगे ना, तुम कुछ पढ़ के जाओगे एंड देन तुम मैथ्स के क्वेश्चन करके जा रहे हो, और तुम एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा ना तुम्हें, तुम्हें कुछ दूसरा क्वेश्चन मिलेगा उससे मिलता जुलता। अगर तुम सेम क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, बस उसी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में कोई अलग से ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुमने कभी देखा ही नहीं है, तो उसमें तुम्हारा कभी काम नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, मॉडल को भी हम क्या करते हैं, मॉडल में एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने के लिए जो है मेरे पास एक बहुत अच्छा डायग्राम है, ये देखो यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है। अब इसको बहुत अच्छे से समझा, इस पर हम थोड़ा टाइम देंगे। देखो हमारे पास पूरा डेटा सेट था, यानी कि हमारे पास IQ था, CGPA था एज अ इनपुट फीचर, और हमें क्या मिल रहा था बाद में, हमें मिल रहा था हमारा आउटपुट जो कि हमारा वाई लेवल था प्लेसमेंट का। अभी ये जो स्टेप हुआ है ना, यहाँ पे फीचर्स है और टारगेट है। फीचर्स में हमारे पास IQ और ये CGPA है, और टारगेट में हमारे पास प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हमने फीचर और टारगेट में अभी अलग कर लिया। ये देखो यहाँ पे जो था हमारा ये फीचर्स था, ये हमारा जो फीचर था ये एक्स था, और टारगेट मतलब कि हमारा लेवल जो वाई है, हमने इसको अलग कर लिया। ये वाला पार्ट तो हमने यहाँ पे कर लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में। अब हम इसके आगे क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो है इस फीचर को भी अलग कर रहे हैं। फीचर और टारगेट में जो है ये एक्स ट्रेन जो है ना, एक्स ट्रेन, देखो एक्स ट्रेन का मतलब क्या है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाता हूँ कोड एग्जीक्यूट करके, देन मैं वो डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझाऊंगा। हमने क्या करा कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अपलोड कर लिया यहाँ से, जैसे मैंने बोला था। अब हम हार्ट ऑफ मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरी होती है, जो SK लर्न, जिसका नाम है पूरा फुल फॉर्म है साइकिट लर्न, उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें देखो ये वाला जो कोड है ना गाइस, ये तुम्हें कोड बस कॉपी पेस्ट करना है, ये हमेशा हर बार कोड ऐसा ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो कोड है इसमें हमारे मॉडल को 4 डेटा पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये कोड जो कर रहा है हमारे फीचर और टारगेट को ले रहा है, इसको चार डेटा पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक हमारा एक्स ट्रेन हो रहा है, वाई ट्रेन हो रहा है, एक्स टेस्ट हो रहा है, वाई टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे भी देखो हमारा एक्स ट्रेन है, एक्स टेस्ट है, वाई ट्रेन है, वाई टेस्ट है। इसमें हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा रहे हैं, हम इनपुट एज अ फीचर एक्स दे रहे हैं, आउटपुट एज अ फीचर वाई दे रहे हैं, ठीक है। जिसका टेस्ट साइज हम देख रहे हैं 0.1। टेस्ट साइज 0.1 का मतलब क्या है कि हम अपने मॉडल को 90% डेटा ट्रेनिंग में दे रहे हैं, और 10% डेटा हम खुद के पास रख रहे हैं, समझ रहे हो। और रैंडम स्टेट जो है वो 42 है, यानी कि जैसे मेरा डेटा स्पैंड होगा, स्प्लिट आउट होगा, वैसे ही तुम्हारा डेटा अभी स्प्लिट आउट होगा अगर तुम रैंडम स्टेट 42 रखते हो। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि टेस्ट साइज जो 0.1 है उसका मतलब क्या है, कि मॉडल को 90% डेटा दे रहे हो और 10% डेटा खुद रख रहे हो। और 10% डेटा अगर खुद रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये चीज़ हम कोड के थ्रू भी देखेंगे। देखो जो हमारा पूरा जो फीचर और टारगेट था, इसमें हमने एक्स ट्रेन को अलग किया, वाई ट्रेन को अलग किया, एक्स टेस्ट को अलग किया, वाई टेस्ट को अलग किया। अब हम ऐसा समझते हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को साथ में लो। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन मतलब क्या है, ये यूज फॉर ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग डेटा है। मतलब एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का हम यूज करेंगे मॉडल को ट्रेन होने में, और मॉडल जब ट्रेन होगा तो उसको हम टेस्ट करने के लिए हम एक्स टेस्ट मॉडल लेंगे, जो कि मॉडल ने कभी नहीं देखा है, समझ रहे हो। तो मॉडल को ट्रेन होने के लिए हम ऐसा मॉडल दे रहे हैं, इसी का एक है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। इस पूरे डेटा सेट में हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे रहे हैं मॉडल को ट्रेनिंग होने में, और उस जो मॉडल जो हमारा ट्रेनिंग हो रहा है वो किस तरह काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम टेस्ट करने के लिए जो है हम एक्स टेस्ट यूज कर रहे हैं। एंड देन जो वाई टेस्ट का भी यूज है, मैं आगे बताऊंगा हमारी एक्यूरेसी में वो कैसे यूज होगा। तुम यहाँ पे अच्छे से देखोगे ना, इस डायग्राम को थोड़ा और ज्यादा अच्छे से देखो। फीचर्स जो है हमारा, जैसे मैंने बताया था रैंडम स्टेट, ये देखो यहाँ से एक फीचर उठा रहा है, ये यहाँ से एक फीचर उठा रहा है, यहाँ से एक फीचर उठा रहा है, डेटा के कहीं से वे पार्ट से रैंडमली ये फीचर उठा के एक्सटेंड में पुट कर दे रहा है, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा है स्काई ब्लू वाला। और जो हमने जो ये
रैंडम स्टेट जो 42 रखा था ना, जैसे मेरा जहां से फीचर डेटा उठाया, जैसे मान लो यहाँ से जो है मॉडल उठाया इसने, इस लाइन से उठाया, इस लाइन से उठाया, इस लाइन से उठाया, तो अगर तुम भी अपना एक्स रैंडम स्टेट 42 रखोगे तो तुम्हारा भी डेटा जो सेम उसी लाइन से उठेगा, उसी लाइन से उठेगा, उसी लाइन से उठेगा, मेरे ही जैसा डेटा स्प्लिट आउट होगा। ठीक है, ये चीज होती है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सट्रेन को देखेंगे। अगर हम एक्सट्रेन को देखते हैं, ओ ये वाली चीज हमने एग्जीक्यूट नहीं करा अभी, ये वाली चीज हम एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं इस फंक्शन को, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, डेटा सेट को स्प्लिट आउट कर रहा है। ठीक है, इसने ये रन हो रहा है, जस्ट और मिली सेकेंड आई थिंक ये हो जाएगा अब। हाँ ये हो गया। अब हम देखो एक्सट्रेन को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो जैसे मैंने बोला था 90% डेटा हमारा होगा, तो 100 डेटा था सारा, 100 रोज, इसमें अब 90 रोज है। और मैं अच्छे से और बताऊं तुमको, तो एक्स डॉट, जैसे मैंने बताया था रोज और कॉलम के लिए होता है, एक्स डॉट शेप लिखूंगा, तो देखो आई मीन एक्सट्रेन डॉट शेप लिखूंगा, तो ये देखो हमारा जो 90% डेटा, और अगर हमारा जो x था, x डॉट शेप लिख रहे हैं हम, तो हमारा जो x शेप जो था वो 100% था पूरा, और उसका हमने 90% लिया क्योंकि हमने टेस्ट साइज 0.1 रखा है, तो 90% डेटा हमारा ये एक्स ट्रेन जो है, इसको मॉडल को देंगे हम, कैसे मॉडल को देंगे वो हम आगे देखेंगे। तो ये 90% डेटा जो है मॉडल को हम देंगे, वो एक्स ट्रेन में आ गया हमारा 90% डेटा। और ये वाई ट्रेन क्या है, वाई ट्रेन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो यहाँ पे वाई ट्रेन हो गया, और वाई ट्रेन का भी हम जब देखेंगे शेप, वाई डॉट, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ स्क्रीन पर ही, वाई डॉट शेप अगर हम देखेंगे इसका, तो ये देखो ये आई मीन वाई ट्रेन जो शेप देखेंगे, तो ये भी देखो ये 90 है। जो हमारा एक्स ट्रेन था, एक्स था हमारा जो फीचर था उसमें पूरे 100 थे, और हमने क्या किया, एक्स ट्रेन कर दिया, मतलब कि 90% डेटा हमने ट्रेनिंग लेवल ले लिया, और उसके करस्पॉन्डिंग जो लेबल था, 90% फीचर जो था, देखो हमारा जो सीजीपी और आईक्यू था, इसमें 90 रोज जो था हमने एज अ फीचर रख लिया, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा लेवल था वाई ट्रेन में, उसके करस्पॉन्डिंग हमने लेवल भी निकाल लिया, जो कि जिसकी लेंथ कितनी है 90 है, और तुम यहाँ से भी देख रहे हो वाई ट्रेन डॉट शेप ये 90 है। ठीक है, ये चीज हो गया यहाँ पे, ये सेल किसी काम का नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स टेस्ट, जो कि तुम्हें यहाँ से याद होगा, ये जो था ये वाला टेस्ट वाला डेटा, जो हमारा जो ठीक है, हाँ ठीक है, ये जो एक्स टेस्ट था, अब देखो ये एक्स टेस्ट जो है यहाँ पे आ रहा है, हमारा जो एक्स टेस्ट है इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम एक्स टेस्ट को जब एग्जीक्यूट करेंगे, देखो ये 10 है ओनली, क्योंकि हमारा 90% डेटा जो था यहाँ पे एक्स ट्रेन में आ गया, और हमारा 10% डेटा क्या होगा, एक्स टेस्ट में आ गया। और ये जो एक्स टेस्ट है, ये हमारे मॉडल को चेक करने के लिए होगा कि हमारा मॉडल कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं काम कर रहा है, और उसको कैसे चेक करेंगे हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आ गया, अब तुम्हें समझ में आ गया। एक बार मुझे ये बताओ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किसको किसको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है पूछ ले मुझसे, डाउट है तो हैंड रेज कर दो अपना। हाँ फरहान खान बोलो क्या डाउट है? भाई हम डेटा क्यों स्प्लिट कर रहे हैं? हाँ डेटा क्यों स्प्लिट कर रहे हैं बताता हूँ, एक मिनट मैं अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो ये जो है ना, हम अपना डेटा इसलिए स्प्लिट कर रहे हैं, जैसे मान लो हम ना मॉडल को ना पूरा डेटा नहीं देंगे, अगर हम मॉडल को पूरे डेटा पे ट्रेन करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, बाद में हम चेक कैसे करेंगे कि मॉडल हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम पूरा डेटा दे के मॉडल को ट्रेन करेंगे, और जब हम वेबसाइट पर डिप्लॉय कर देंगे तब हम चेक करेंगे कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए इससे अच्छा डायग्राम ये वाला है, ये वाला डायग्राम देखो, मॉडल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन करते हैं, तो मॉडल ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन में एक बार करेंगे तो हमारे पास मॉडल की जो एक्यूरेसी आएगी, मतलब हमें यहाँ से पता चलेगा कि मॉडल हमारा काम कैसे कर रहा है। अच्छा, और जो डेटा जो है हम उसको स्प्लिट इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो ट्रेनिंग डेटा, जो मेजर पार्ट ऑफ 90% डेटा मॉडल को ट्रेन होने के लिए दे रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट डेटा जो हम स्प्लिट करके अपने पास रख रहे हैं, वो मॉडल के सिलेक्शन और ट्यूनिंग में काम आता है, जबकि और एक्यूरेसी में काम आता है। यानी कि हम जो मॉडल को हमने ट्रेन कर दिया ट्रेनिंग डेटा पे, और जब हम मॉडल को टेस्ट करेंगे, टेस्ट के लिए भी तो हमें कुछ डेटा चाहिए ना, वो हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा एक्स टेस्ट है, ये हमारा टेस्ट के लिए काम आएगा। अभी तुम आगे कोड एग्जीक्यूट होते हुए देखोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो हम डेटा अपने पास रख क्यों रहे हैं, आखिरकार इसका यूज क्या है। ठीक है, अभी मैंने जो बताया वो समझ में आया कि मॉडल को जो है, अच्छी बात है। ठीक है, एक बार और मैं अपने वर्ड में बता दे रहा हूँ,
जो हम डेटा जो है हम स्प्लिट आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मॉडल ट्रेन करना है, और मॉडल ट्रेन करने के बाद हम उससे मॉडल को देखना है मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी है। तो मॉडल की परफॉर्मेंस देखने के लिए भी तो हमारे पास डेटा होना चाहिए ना, और हम मॉडल की परफॉर्मेंस देखने के लिए हम वो डेटा मॉडल को नहीं दे सकते कि जिससे वो ट्रेन हुआ है। अगर हम मॉडल को वो डाटा देंगे जिससे वो ट्रेन हुआ है, तो उसको हम एक मशीन लर्निंग में एक चीज़ कहते हैं ओवरफिटिंग। मॉडल को ज़्यादा ही सीख जाएगा और वो अंडरस्टैंड करने की जगह चीज़ें रटने लगेगा। तो मॉडल जब हमारा कोई नया डेटा देखेगा ना, तो वो उस पे अच्छे से काम नहीं करेगा, वो उस पे अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं करेगा। इसलिए हम डेटा कुछ अपने पास रखते हैं ताकि वो मॉडल को हम देते नहीं है, जबकि वो मॉडल देखे तो हमें पता चले कि हमारा मॉडल अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अच्छा काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, और नहीं अच्छा काम कर रहा है तब हम उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं, दूसरा मॉडल यूज़ करते हैं, उसके हार्डवेयर पैरामीटर्स ट्यून करते हैं। इन रियल वर्ल्ड अगर हमारे पास 80% भी एक्यूरेसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है वो। 75 टू 80% एक्यूरेसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे पास 100% एक्यूरेसी आ रही है, वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर हम अपना पूरा ट्रेनिंग डेटा मॉडल को देंगे ट्रेन होने के लिए, तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो 100% आएगी। क्योंकि मॉडल तो वो तो उसके पास तो सारा डेटा है, वो नया डेटा देख कहाँ रहा है, वो नया डेटा देखेगा ही नहीं। तो हमारे पास तो ऐसे 100% एक्यूरेसी आएगी। इसका मतलब मॉडल जो है अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, पैटर्न को याद नहीं कर रहा है, वो उसको जो डेटा दिया गया है बस उसको रट ले रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। किसी को कुछ और कंसर्न है? चलो ठीक है। अब हम एक और चीज़ है, हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बहुत अच्छे से समझ लिया, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है, हमेशा तुम देखते जाओगे। और एक और है उसमें, मैंने जैसे तुम्हें बोला था, हम स्केलिंग के बारे में सीखेंगे। तो sklearn प्री प्रोसेसिंग में एक स्टैंडर्ड स्केलर आता है, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड स्केलर का क्या काम है उसको देखते हैं। तो स्टैंडर्ड स्केलर को मैं अभी के लिए एक स्केलर वैल्यूएबल में स्टोर कर रहा हूँ, ताकि मैं हमेशा ये बड़ा सा स्टैंडर्ड स्केलर ना लिखूं, उसकी जगह मैं बस स्केलर लिख दूं। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो स्टैंडर्ड स्केलर का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या है इसके पीछे का। तो स्टैंडर्ड स्केलर का जो फॉर्मूला था z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। इसके लिए मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊंगा, df.describe। आई होप तुम इसको भूले नहीं होगे। ये चीज देखो, ये चीज जो है x है हमारा जो फीचर है जिसको हम यूज करेंगे x। एक और चीज दिखा देता हूँ, डेटा फ्रेम df आ गया हमारा। मान लो हमें ये इसको CGPA को स्केल डाउन करना है, तो CGPA जो था 6.8 है हमारा। यहाँ पे ये x के जगह पे 6.8 आएगा, म्यू की जगह पे क्या आएगा, इसका मीन आएगा। म्यू का मतलब, x का मतलब होगा ओरिजिनल फीचर, मी का मतलब क्या होगा, मीन ऑफ दैट फीचर। तो मीन ऑफ दैट फीचर क्या है हमारे पास, 5.95 है, तो इसका मीन आ गया हमारे पास। तो x माइनस म्यू कर दिया हमने, और डिवाइडेड बाई सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका जो CGPA का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 1.21। तो इसको 1.21 से डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्केलर से जो वैल्यू आएगी, जो आएगा जिसको हम कहते हैं स्केल्ड वैल्यू। और ये मैं तुम्हें अच्छे से विजुअलाइजेशन करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था एक भी टॉपिक हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो तुम्हें समझ में ना आए। अब देखो हम कैसे करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर में जो विजुअलाइजेशन से, एक और छोटी सी बात समझ लो। एक और चीज यहाँ पे जो होती है, जो हम आई थिंक, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है? ओके, सारी चीजें सही है। हाँ, तो अब देखो, अब मैं एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ, विजुअलाइज करके दिखाता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर आखिरकार करता क्या है। देखो यार अगर कोई भी डिस्टर्ब करे, कुछ भी करे, किक कर दो उसको। नाम बोलेगा मैं लिख कर दूंगा। ठीक है, हाँ। देखो हमारे पास सब स्केलिंग, बिफोर स्केलिंग हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कॉलम है। देखो इतने बड़ी वैल्यू है हमारे कॉलम में, 200 ये करके ऐसे वैल्यू है। मान लो हमारे पास दो फीचर है, एक हमारे पास IQ का फीचर है, थोड़ा समझने की कोशिश करना पेशेंस रख के। हमारे पास एक IQ का फीचर है, और एक हमारे पास ये फीचर है जिसमें हमारे पास CGPA है। तो देखो ये कितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ऐसे ऐसे एकदम कोई कोई इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये बहुत बिखरा हुआ है। और स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है, इन सब का जो इसको मीन जो होता है ना, मीन डेविएशन जो ऊपर जो कर्व है, इसको 0 पे ला देता है, और एक यूनिट स्केल वैल्यू कर देता है। जैसे -5 टू +5 है, तो यूनिट स्केल कर देता है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है। स्टैंडर्ड स्केलर इन सारे बिखरे पैटर्न्स को, जैसे ये बिखरा हुआ पैटर्न है, उसको स्केल डाउन करके ऐसे करके ला देता है तुम्हारा। अब मैं तुम्हें कोड इम्प्लीमेंटेशन इसका दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड स्केलर का। स्केल द वैल्यूज, अब देखो जो स्केल द वैल्यूज जो होता है हमारा, कैसे ये स्टैंडर्ड स्केलर स्केल करेगा। जो हमारा x ट्रेन था,
ये जो हमारा एक्स ट्रेन है, ये देखो यहाँ पे 4 है, ये कितने बिखरे बिखरे बड़े बड़े, एक जो हमारा 4 है, 4 तो यहाँ पे आएगा, हम मतलब प्लॉट करेंगे, और 122 इतना बड़ा यहाँ पे फीचर आएगा। मॉडल को हम ये अगर ऐसे डायरेक्टली फीचर देंगे तो मॉडल के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। उसको हम क्या करते हैं, इतने बड़े फीचर को एक छोटा स्केल डाउन कर लेते हैं विद सेम इम्पैक्ट। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ना, एक्स ट्रेन को स्केलर क्या करता है, इसको फिट करता है, यानी कि जो सारे वैल्यूज को दिखता है वो कैसे स्केल हो रहे हैं, बड़े से छोटे हो रहे हैं, एंड देन उसको जो एक्सट्रेन पे अप्लाई कर देता है। अब जब मैं इसको एक्सट्रेन को एग्जीक्यूट करूंगा वापस से, तो अब देखना अब क्या होगा। अब ये सारी वैल्यू स्केल डाउन हो गई, देख रहे हो तुम, ये सारी वैल्यू कैसे स्केल डाउन हो गई। ये देखो यहाँ पे जो 4 था, 4 जो था 122 से काफी छोटा है, और स्केल डाउन होने पे भी -1.73 है, और जो -0.03 है, तो -1.73 -0.303 से स्टिल बहुत छोटा है, लेकिन अब ये क्या है, अब एक छोटे डायमेंशन में आ गया, ये स्केल डाउन हो गई वैल्यू। आई थिंक इससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज करते हैं हम यहाँ पे। अब जो होता है, एक और चीज तुमने देखा होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म किया है, इतनी छोटी छोटी चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं। हमने यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म किया है, यानी कि जो एक्सट्रेन जो था, मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा में सीखा कि इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। मॉडल ने देखा कि अच्छा, इसको इस वे में ट्रांसफॉर्म करना है कि जो हमारा जो 4 वैल्यू था वो 122 वैल्यू से स्टिल छोटा हो, कि कोई इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट ना पड़े। तो मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा से सीख लिया कि उसको वैल्यू स्केल कैसे करनी है। और ट्रेनिंग डेटा पे हम फिट नहीं यूज करते हैं, हम एक्स टेस्ट जो है, टेस्टिंग डेटा पे हम डायरेक्टली स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वो सेम काम करता है, लेकिन इसमें बस फर्क इतना है कि जो हमारा एक्स टेस्ट में जैसा स्प्लिट आउट हो रहा था, जो कि हमने मॉडल को सिखाया है, वैसे ही मॉडल एक्स टेस्ट को स्प्लिट आउट करेगा, वैसे ही एक्स टेस्ट को स्केल डाउन करेगा। ये आ गया देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑन एक्स टेस्ट, जो कि ट्रेनिंग डेटा है, थ्रू द लर्निंग ऑफ टेस्टिंग डेटा, जो कि हमारा एक्स ट्रेन है। एक्स ट्रेन से जो उसने सीखा जैसे स्केल डाउन करना है, उसको उसने सिंपल ट्रेनिंग डेटा पे अप्लाई कर दिया। आ गया समझ में। तो अब तुम्हारी सारे फीचर्स जो है स्केल डाउन हो गया है, तुम्हारा मॉडल बिल्कुल तैयार हो चुका है प्रिडिक्शन करने के लिए। अब हमारे पास आ जाता है मॉडल मॉडल मॉडल। अब मैं वापस से पूछना चाहता हूँ गाइस, तुम सबको क्या लगता है मॉडल ट्रेन करना कितना टफ होता होगा? किसको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है मॉडल ट्रेन करना, और लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जाने वाला है इसमें? ओके ओके ओके, इतने सारे लोग को लग रहा है, नहीं 2 ही लोग को लग रहा है बस। ओके ओके ओके, बाकी सारे कंफ्यूज हैं या फिर पता होगा उनको, अच्छी बात है। आ जाओ देखते हैं क्या है। तो मॉडल लोड करना, जैसे मैंने बोला था, मशीन लर्निंग में सबसे आसान काम होता है कोड करना। ठीक है, हमने सारा इम्प्लीमेंटेशन देख लिया, मेन की डेटा सेट को कैसे अच्छा बनाना है। हमने थ्रू आउट द प्रोसेस, तुम्हें पता है हमने कहाँ तक कर लिया, ये वाले मशीन लर्निंग डिप्लॉयमेंट साइकिल है, हमने पूरा यहाँ तक कर लिया। फ्रेम द प्रॉब्लम, गैदर डेटा, डेटा प्री प्रोसेस कर लिया, एक्सप्लोरेड ईडीए कर लिया उस पर, फिर हमने फीचर इंजीनियरिंग सिलेक्शन कर लिया, और मॉडल ट्रेनिंग और इवोल्यूशन में हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट सारा कर लिया। ठीक है, अब हम बस मॉडल को डेटा देंगे, बोलेंगे भाई ये ले, हमने सारा काम कर दिया, बस तो प्रिडिक्शन ला के दे दे। अब देखो, मॉडल एसके लर्न में हम लीनियर मॉडल यूज करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे हमने मॉडल को लोड कर लिया, और एक जो क्लासिफायर वेरिएबल है, मैंने CLF अपने से एक वेरिएबल बनाया क्लासिफायर, उसमें मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को लोड कर लिया। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पे मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने मॉडल को लोड कर लिया। अब देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली कुछ नहीं करता, वो जितने भी हमारे जो मॉडल के जो कर्व है, अपर कर्व में यहाँ पे अगर मॉडल ये जो ऐसा हमने बनाया है एक्सपोनेंशियल कर्व, इसके ऊपर अगर वैल्यू जा रही है अपर कर्व, ये जो लाइन है उसको ये बोलेगा क्लास 1, यानी कि उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसके नीचे जो वैल्यू जा रही है, ये लोअर कर्व है, इसका मतलब क्या है कि ये प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि मॉडल एक डिसीजन बाउंड्री बना देता है यहाँ पे। ठीक है, हमेशा केस में ये ऐसी बाउंड्री नहीं बनती है, लास्ट में हम देखेंगे कि मॉडल हमारा कैसा डिसीजन बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, ये हो गया, हमने मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को लोड कर लिया, और हम मॉडल को क्या कर रहे हैं, मॉडल में हम फिट कर रहे हैं। कौन से वैल्यू हम फिट करेंगे, ट्रेनिंग डेटा हमें हमेशा मॉडल को देंगे, तो CLF डॉट फिट एक्स ट्रेन और एक्स वाई ट्रेन देंगे, एंड गाइस तुम्हारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। बस इतना ही करना होता है हमें, हमारी मॉडल ट्रेनिंग इतनी ही होती है। तुम्हें लगता होगा मॉडल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है, बस हम यही करते हैं, हम एक्स ट्रेन देते हैं, वाई ट्रेन देते हैं, और मॉडल को बोलते हैं तुम फिट हो जाओ इस पर, और मॉडल हमारा ट्रेन हो जाता है। इतना आसान है ये। ठीक है, ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे
अब हमारा ये रोल आएगा यहाँ पे कि हमारा एक्स टेस्ट का रोल आएगा कि हमने एक्स टेस्ट डेटा को क्यों स्प्लिट करा था, किसी ने पूछा था ना। तो हम क्लासिफायर क्या करता है, क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट करता है वो एक्स टेस्ट डेटा को। अब एक्स टेस्ट जो मॉडल ने कभी नहीं देखा है उस पर क्लासिफायर अपने प्रिडिक्शन लगाता है और ये रन होता है। अब तुम देखो प्रिडिक्शन रिजल्ट क्या आएगा, वाई प्रिपेयर्ड। बस ये एंड अप होने ही वाला है सारी चीज़ें। वाई प्रिपेयर्ड में हम रिजल्ट डाल रहे हैं तो देखो हमारा मॉडल ये प्रिडिक्ट कर रहा है, और जो हमारा वाई टेस्ट था जिसको हमने बचा के रखा था, तुम्हें याद आया, ये वाला डेटा वाई टेस्ट जो कि हम ट्रेनिंग टेस्टिंग में यूज़ कर रहे हैं। अब जो है हमारा ओरिजिनल रिजल्ट हम देखेंगे तो हमारा ये ओरिजिनल रिजल्ट आ गया। अब हाँ, ये सारी चीज़ें तो आ गई, लेकिन हमने एक्यूरेसी देखा नहीं कि हमारा मॉडल कैसे अच्छा काम कर रहा है। और वाई टेस्ट को हमने अभी तक यूज़ नहीं करा, हमने तो बस एक्स टेस्ट को यूज़ करा। वाई टेस्ट का यूज़ आता है एक्यूरेसी के बारे में। अब जब हम एक्यूरेसी क्या करते हैं, जो मैट्रिसेस मैंने दिखाया था वो उस एसक्यूएल में एक मैट्रिसेस नाम की फोल्डर होती है, उससे हम एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हमने कर दिया और हम क्या करते हैं, हम कोरिलेशन देखते हैं हमारे प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू में जाके, यानी कि हमने वाई प्रिडिक्शन जो लगाई है और वाई टेस्ट जो है वो आपस में कितना कोरिलेट है, उससे ही तो हमें एक्यूरेसी पता चलेगी। एंड देन हमारी जो 0.8 मतलब कि हमारा 80% एक्यूरेसी आ गई हमारी मॉडल की, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से पूरा मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल डिप्लॉय, मॉडल इवैल्यूएशन हो गया। एंड अगर अगर हम चाहें तो हम सारे अपने मॉडल के रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं। मैंने तो बताया था डिसीजन बाउंड्री मॉडल कैसे बनेगा। तो तुम्हें ये जो कोड जो है, ये लाइंस ऑफ कोड जो है, तुम्हें बस कॉपी पेस्ट करना है एंड देन कॉपी पेस्ट करने के बाद ये देखो डिसीजन बाउंड्री। तो मॉडल ने ऐसा ये डिसीजन बाउंड्री बनाया है। इसके बाद जो ये 1 है इसका मतलब क्या है, ये प्लेसमेंट हो गया। और भी अगर कोई न्यू डेटा आएगा ये इस डायरेक्शन में लाई करेगा तो मॉडल उसको बोलेगा इसका प्लेसमेंट हो गया। और कोई डेटा जो आएगा न्यू डेटा वो इस डायरेक्शन में लाई करेगा लेफ्ट हाफ प्लेन में, तो मॉडल बोलेगा उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट के ऊपर चलते हैं। ये बहुत छोटा सा है, बस हम क्या करेंगे, मॉडल को पिकल, पिकल मतलब तुम्हें पता है सबको, अचार। ठीक है, मॉडल को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, कि वापस से हम मॉडल को दोबारा दोबारा ट्रेन ना करना पड़े, इतना लाइंस ऑफ कोड ना लिखना पड़े। तो जैसे ही मैं देखो यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल नहीं है, तो पिकल डॉट डंप करूंगा ना मैं इसको जैसे ही, तो ये हमारे पास एक मॉडल जो है अपने आप सेव हो जाएगा और ये वाली फाइल बाइनरी फाइल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारा एज अ लाइंस ऑफ कोड लिखने का वो सारा खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी डाउट है, समझ में आया सारे को? अब हम अपना वेबसाइट देख लेंगे, इस प्रोजेक्ट का वेबसाइट कैसा लिखता है हमारा, बस वो 1 मिनट का मुझे तो दिखाना है बस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? थम्स अप कर दो, सो तो नहीं गए हो कोई? हाँ, ओके 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 ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखो गाइस, हम थोड़ा अपना देख लेते हैं कि हमारा वेबसाइट दिखता कैसा है। हमारा वेबसाइट जो है बन गया हम इन सारी चीज़ों का। मैं तुम्हें बस ओवरव्यू दे देता हूँ, ये थोड़ा हमारा बैकएंड का और फ्रंट एंड का काम है, लेकिन तुम देख लो। देखो हमारा जो था, हमने जो ये सब जितना भी मॉडल एनालाइज करा, यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया है क्योंकि हम एट द एंड पाइथन में कोड लिखेंगे। हमने सारी डिपेंडेंसीज जितने भी यूज़ करी, इंपोर्ट करा है, सबको ऊपर लिख दिया। हमने डेटा फ्रेम को ला दिया। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट को स्प्लिट कर रहे हैं ट्रेन को, और मॉडल में ये सारी चीज़ें डाल दे रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास हमारा ये मॉडल सेव हो गया यहाँ पे। मेन डॉट पी वाई है हमारा जो ये बैकएंड का फाइल है, ये रूट्स होते हैं बैकएंड में। इस पर ध्यान मत दो, जब तुम आगे जब मशीन लर्निंग जब अच्छे हो जाओगे प्रोजेक्ट में, तब तुम ये चीज़ सीखोगे ना, तो तुम्हें ये चीज़ खुद समझ में आएगी, अच्छा ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। तो इसको रन करने के लिए जैसे मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट का काम है ये, तुम्हारा प्रोजेक्ट यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना कॉन्डा एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। डीएक्टिवेट कर देता हूँ और ये मेरा कॉन्डा एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे हम आते हैं, मैं अपना ये फोल्डर जो है हमारा प्लेसमेंट प्रिडिक्शन फोल्डर खोल लिया मैंने। इसके अंदर मैं सबसे पहले तो बैक एंड अपना चलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपना फ्रंट एंड चलाऊंगा। और मैं ये सारी चीज़ें पाइथन में कर रहा हूँ ना, मैं फ्रंट एंड के लिए कोई ये जावा स्क्रिप्ट HTML CSS कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पाइथन में कर रहा हूँ एक पाइथन डेवलपर की तरह। ठीक है, मैं बैक एंड ओपन करूंगा यहाँ पे, और बैक एंड में मैं जो है पाइथन में जो है मैंने यहाँ पे देखो फास्ट एपीआई यूज़ करा है। एक पाइथन की फ्रेमवर्क है, मैंने बताया था फ्रेमवर्क जो होता है बैकएंड के लिए फास्ट एपीआई और फ्लास्क होता है। आजकल के जो एरा में फास्ट एपीआई बहुत अच्छा है, क्योंकि नाम से ही वो बहुत फास्ट है और एक साथ वो बहुत सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है हमें एक चीज़। यहाँ पे कमांड है, ये यूनिवर्सल कमांड है यूवी कॉन, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मेन और ऐप माइनस माइनस रीलोड। ठीक है,
और ये देखो गाइस, हमारा बैकएंड यहाँ पे रेडी हो रहा है, यूबिकॉन रनिंग ऑन इतना इस वेबसाइट में, और ये हमारा बैकएंड जो है रन कर रहा है, हमारा बैकएंड रनिंग है। अब हम यहाँ पे अपने फ्रंट एंड पे चलते हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे अपने फ्रंट एंड पे चलते हैं। तुम्हारा फ्रंट एंड भी रन होगा, बस 1 मिनट में तुम देखोगे अपनी वेबसाइट को, वेब डेवलप मतलब वेब पे देखोगे तुम अपना, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं अपना कॉन्डा एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट करता हूँ, कॉन्डा डीएक्टिवेट, ठीक है, ये हो गया। और मैं जाता हूँ प्रेडिक्शन, ओ स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, CD प्री, ये हाइड हो जाओ, प्रेडिक्शन, मैं क्या गलत लिख रहा, अच्छा प्लेसमेंट प्रेडिक्शन है वो, सॉरी गाइस, प्लेसमेंट प्रेडिक्शन हो गया। एंड मैं इसके अंदर जाऊंगा, मैंने पहले फ्रंट एंड में बैक एंड में गया था, मैं फ्रंट एंड में जाऊंगा, फ्रंट एंड में गया मैं। एंड फ्रंट एंड के लिए बहुत आराम से एक कोड होता है, फ्रंट एंड के लिए देख लो यहाँ पे app.py बनाया है, और इसका फ्रंट एंड में बहुत अच्छा ये UI देता है हमें, स्ट्रीमलेट, स्ट्रीमलेट का है यहाँ पे फ्रंट एंड। और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रीमलेट, आई होप मैंने स्पेलिंग अच्छा लिखा है, स्ट्रीमलेट रन app.py, ये है हमारा रन हो रहा है। एंड थोड़ा सा टाइम लेगा बस ये, और ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट डिप्लॉय हो गया। एंड मैं थोड़ा अच्छा बच्चा हूँ, मेरी 8.7 CGPA है, एंड मेरा IQ जो है 150 कह सकते हैं, ठीक है। एंड प्रिडिक्ट प्लेसमेंट, तुम बताओ मेरा प्लेस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, यू आर लाइकली टू बी प्लेस्ड, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हमारी सारे प्रोजेक्ट्स, सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। एंड आई बिलीव तुमने ये सेशन बहुत इंजॉय करा होगा, तुम्हें इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एक रियल ML वर्क फ्लो क्या होता है, हम चीज़ों पे कैसे काम करते हैं, एक एंड टू एंड रिजल्ट कैसे लाते हैं, एक बेसिक से चीज़ें कैसे करते हैं। मैंने बहुत इस पे, हमारी टीम ने, बेसिकली हमारी पूरी टीम ने बहुत काम करा है इस पे, एंड हमने काफ़ी अच्छे से इस सेशन को अरेंज करा है आई बिलीव। एंड हम सबको समझ में आया होगा, आई नो ये थोड़ा सेशन लंबा हो गया है, क्योंकि हमारा लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था, फिर मैं भाग के चार्जर लाने गया। बट मैं तुम्हारे पेशेंस का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, तुमने यहाँ पे रुका, तुमने सुना, एंड या मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी इस सेशन के बाद तुम्हारे ML जर्नी में ये काफ़ी वैल्यू ऐड ऑन करेगा। एंड इसके बाद तुम किसी से भी मिलोगे तो बोलोगे हाँ, हम एक कोडिंग काउंसिल सोसाइटी को जानते हैं, जहाँ पे हमने ML वर्कशॉप करा था, और उन्होंने बहुत अच्छा हमें वर्कशॉप करवाया, उन्होंने ML हमें बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कराई, यहाँ तक कि हमें अपना एक प्रोजेक्ट कराया जो कि एंड टू एंड हमारा डिप्लॉयबल प्रोजेक्ट था, और जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमने एक हर चीज़ के बारे में देखा कि ML डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो, और हमारे कोड के अंदर भी देखा, हमने कोड लिखा खुद से, मैं तुम्हें ये सारा कोड दे दूंगा, सारा जो बैकएंड का कोड है, फ्रंट एंड का कोड है, सब मैं गिटहब पे दे दूंगा, तो अपने उसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके आराम से इजीली रन कर सकते हो। तो गाइस सब लोग एक बार माइक ऑन करके बोलो, मजा आया, समझ में आया? माइक ऑन कर दो, तुम्हें सब फ्रीडम है, कैसा लगा? फैंटास्टिक, थैंक यू यार, सही था ब्रो। काफी काफी आउटपुट दिया हमने यार, काफी टाइम दिया तुमने, और बहुत हेल्पफुल है हम तुम सबके। चलो अरशद भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ मैं माइक ऑन करूँ? बोल लो आप। अरे आप वो डिस्कनेक्ट। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ, मेरे माइक से बोल दो अरशद भाई, ये लो आप हेडफोन, एंजॉय करो। ओके सो हाय एवरीवन, एक्चुअली मैं कुछ आप लोग को बता देना चाहूँगा, लाइक ये जो पूरा इवेंट है इस पे हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते, एंड सबने बहुत मेहनत करी, अरमान भाई ने एंड हमारी पूरी टीम ने। आई वुड लाइक टू शो यू जो हमारी टीम है। तो बेसिकली हमारी जो कोडिंग काउंसिल है उसमें अभी 9 लोग हैं। द प्रेसिडेंट इज मी, माई सेल्फ अरशद अली, the vice president is Arif Khalid and he is also the operations head. Then we have Jad Rahman, the graphics head, Kasib Bhai, the SMM head, Jasra Aftab, the deputy graphics head, and your Arman Bhai, the AIML head. Then we have Sadia Parveen, associate graphics head,
आमिना सिराज HR हेड, अजकिया फैज कंटेंट हेड। एंड ये पूरे इवेंट में हम सब ने बहुत ही ज़्यादा इनपुट किया, बट मेनली अगर मैं किसी को कहना चाहूँ जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मेहनत करा, डैट इज अरमान भाई। उन्होंने पूरी PPT बनवाई है हमको हमारे साथ मिल करके, एंड दैट वाज वेरी गुड। लाइक आपने देखा बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट था उसमें, लाइक जो चाहिए सिर्फ उतना ही था, कुछ बाहर का नहीं एंड कुछ कम नहीं। सो उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है। बस ज़्यादा तारीफ नहीं एंड करूँगा। अभी 1 घंटे से वो लगे हुए हैं, उन्होंने पानी तक नहीं पिया। लाइक आपने वही देखा होगा मैं कह रहा था इन्हें पानी पी लो थोड़ा, बट ठीक है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इन्होंने। एंड देन ये पूरी PPT जासरा ने बनाई है, वेरी थैंक्स टू हर, बहुत ही मेहनत करा ज़ाद भाई ने भी बनाई है। हाँ, जाद भाई ने भी करा है कुछ। मैंने भी बनाई है। हाँ तो वो नहीं अरशद, गाइस तुम्हें पता है अरशद ने बहुत कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है, ये क्रेडिट क्रेडिट ले नहीं रहा है, उस बंदे ने बहुत काम करा है, PPT में भी काम करा है, और ये हमारे साथ मीटिंग में था, लास्ट तक मीटिंग में होता था, और ये बंदों को लेके आता था मीटिंग करने के लिए। तो यार गाइस बहुत काम करा है इस बंदे ने। तो यार उम्मीद है आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा ये, एंड आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत ही प्रोडक्टिव रहा और होगा। हाँ, तुम जाना तो बोलना, हम एक सोसाइटी को जानते हैं, कोडिंग काउंसिल, जो इवेंट बहुत अच्छे से करवाता है, और वो सारी चीज़ों को बेसिक से बताते हैं, वो अच्छा बताते हैं, ठीक है। हम बस तुमसे यही चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी ग्रो करे, हमारी सोसाइटी का नाम हो, और वो अच्छा इवेंट करवाते हैं, एंड तुमने जो सीखा है तुम फ्लेक्स कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अरशद भाई लिख रहे हैं, थैंक यू अरशद भाई, यू आर मोस्ट वेलकम भाई। तो हाँ, एक और चीज ना, आप जितने भी लोग अभी तक रुके हैं, एक फॉर्म की लिंक है, आप देख पा रहे होगे चैट में, उसको फिल कर देना, आप लोगों को की सर्टिफिकेट मिलेगा। बट जो मेन चीज है वहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं, एंड वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इम्प्रूव कर पाए नेक्स्ट टाइम से। सो प्लीज फिल दैट फीडबैक फॉर्म। एंड यस, एंड वन मोर थिंग कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिकली ये हमारा पहला इवेंट था जिसमें हमने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया था। सो यू आर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने हमसे इंटरेक्ट करा। आपका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर आप कहीं पे बोले दैट देयर इज ए सोसाइटी दैट इज कोडिंग काउंसिल जो कि कुछ कर रही है, वी वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप कुछ अच्छा बोले हमारे बारे में। एंड यस, सो अरमान भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? और वी मेरे विल को एंड बहुत दिस। मजा आया, बहुत अच्छी ऑडियंस मिली थी मुझे, जिन्होंने वेट करा चार्जर लाने का। हाँ हाँ यार, आप लोगों ने रुका, आई मीन 10 मिनट तक थोड़ी सी मुझे बहुत डिस्टर्बेंस। मजा आया पढ़ाने में, मतलब लाइक मुझे मजा आ रहा था यार, बच्चों को डाउट भी नहीं आ रहा है, मैं तो कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ाता हूँ इसको। तो तो ठीक है फिर, लेट्स एंड दिस मीट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। और साहब